स्क्रीन आ गई ना? यस सर। एफोरिज्म 170 में क्या, मैं केवल ज्यादातर एफोरिज्म अभी रीड नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग अभी समरी समझ लो। तो समरी समझ लोगे तो एफोरिज्म तुम खुद से भी पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। तो एफोरिज्म 170 में उन्होंने क्या बोला है कि जब भी अपन कोई भी केस हो, तो जब उसकी मॉर्बिड स्टेट यानी डिसीज स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, कुछ नए सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके बेस पे अपन को अनदर होम्योपैथिक रेमेडी जो कि अप्रोप्रिएट होगी उस केस में, तो वो अपन को प्रिस्क्राइब कर देना है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि अपन ने जो प्रीवियसली सिलेक्ट की थी और टोटालिटी में जो 2 रेमेडी आई थी, तो उनमें से अपन ने एक प्रिस्क्राइब कर दी थी, एक बची हुई थी, तो वो नहीं देना है। अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके बेस पे अपन को प्रिस्क्राइब कर देना है कि जो अभी बचे हुए हैं, अब वो सिम्टम को लेके फिर से केस टेकिंग करना है। ऐसा नहीं कि हमारी जो टोटालिटी में पहली वाली आई थी वही दे दी, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे इनने यही बोला है कि अपन को उस मॉर्बिड स्टेट जो रिमेन है उसके फिर से केस टेकिंग करना है और फिर अपन को एम्प्लॉय करना है अनदर रेमेडी। तो 170 में ये बोला है उनने कि जब भी अपन मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट मेडिसिन वो होगी जो उस स्टेट के लिए होगी, है ना। ऐसा नहीं कि जो प्रीवियसली सिलेक्टेड कर ली थी उसी को अपन दे रहे हैं। तो 170 का समरी यही है कि अगर अपन केस टेकिंग, इफ वी सी आफ्टर केस टेकिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कमिंग, वी विल बी मच इन कॉन्फिडेंस टू प्रिस्क्राइब इट। मतलब जब हम फॉलोअप में हमारे पास पेशेंट आता है, तब हम देखते हैं कि हमारे लिए टोटालिटी में नई मेडिसिन आ रही है, तो उसको प्रिस्क्राइब करने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस और इंक्रीज करने वाली है। आफ्टर फर्स्ट मेडिसिन, जब भी हम फर्स्ट मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं और फिर हम उन जो भी चेंजेस होते हैं उनके बेस पे फ्रेश टेस्टिंग करेंगे। देन जो टोटालिटी बनेगी तो उसके बेस पे सेकेंड मेडिसिन आने वाली है। जो सेकेंड मेडिसिन की चॉइस हम कर रहे हैं ना, वो किसके बेस पे करते हैं, चेंज टोटालिटी के बेस पे करते हैं। ठीक है, जो चेंज टोटालिटी है उसके बेस पे अपन नई मेडिसिन का चुनाव करते हैं और ये जो नई मेडिसिन है ये हमारा कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन अच्छा होगा इससे। आया समझ में? हम्म। जब हम 170 नंबर एफोरिज्म की बात करेंगे तो वहां पे हमें चेंज्ड टोटालिटी वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना चाहिए? चेंज्ड टोटालिटी। इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। पुराने मेडिसिन या रिपर्टरी में जो मेडिसिन है ये उसके बारे में ना सोच के जो अभी प्रेजेंट में सिम्टम आ रहे हैं उसको देना है। तो हम सेकेंड मेडिसिन देते हैं ना, जैसे तुम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि एक बार किसी पेशेंट की केस टेकिंग ले ली, उसकी केस टेकिंग लेने के बाद मेडिसिन आई है जो भी, ठीक है, तो वो 4-5 मेडिसिन आ गई है, उनमें से नहीं देने वाले हैं कि अब सल्फर भी आई थी, लाइको भी आई थी, तो मेरा मन हो रहा है कि अब सल्फर ने काम नहीं करा तो लाइको दे दूं। क्या ऐसे करोगे? हेलो। नो सर, पहले तो उसकी टोटलिटी को देखेंगे और जो चेंज हुई है सिम्टम उनको भी कंसिडर करेंगे, फिर चेंज टोटलिटी तो बनाएंगे। पहले की चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जो अभी प्रेजेंट में है उस चेंज टोटालिटी के बेस पे नई रेमेडी प्रिस्क्राइब कर देनी चाहिए। ऐसा बोला है ने 170 नंबर के एफोरिज्म में। ठीक है, हमारी पुरानी रिपर्टरियल चार्ट में चाहे कोई सी भी मेडिसिन आई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें चेंज टोटालिटी के बेस पे नई मेडिसिन देना है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, अवर कॉन्फिडेंस ऑफ अपॉन प्रिस्क्रिप्शन फर्दर इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि हमने फिर से अब अच्छे से टोटालिटी ली है। तो मान लो मेरा एक पाइल्स का केस है और वो अगर क्या हो गया, उसमें मेडिसिन काम नहीं करी और अभी भी कुछ सिम्टम प्रेजेंट है, तो अब मैं फिर से केस टेकिंग करूंगा। भले मेरे पुराने रिपर्टरी में मेरे को लाइको और सल्फर में कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने लाइको दे दी और सल्फर जो है वो नहीं दी, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि सल्फर दे दूं तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से केस टेकिंग करनी पड़ेगी और जो प्रेजेंट में सिम्टम है उनको लेके देना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर ने चेंज टोटालिटी कर दी है ना, तो उस चेंज टोटालिटी को लेके नई रेमेडी दोगे कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। 171 में क्या बोलते हैं एनिमल सर कि जो भी नॉन वेनेरल क्रॉनिक डिसीज है,
ठीक है, जितनी भी नॉन वेनेरल क्रोनिक डिसीज है, दोज मोस्ट कॉमनली देयरफॉर डेट अराइज फ्रॉम सोरा। नॉन वेनेरल यानी कि सोरी की हो गई, क्योंकि साइकोसिस और सिफिलिस तो वेनेरल होती है, यानी हम नॉन वेनेरल की बात कर रहे हैं। तो ऐसी नॉन वेनेरल डिसीजेस के केसेस में आपको एंटीसोरिक रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी, वो भी सक्सेशन में। ठीक है, एक के बाद एक सोरिक एंटीसोरिक रेमेडी की आपको जरूरत पड़ेगी, होम्योपैथिकली सिलेक्टेड सक्सेशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी क्रॉनिक डिसीज है, ठीक है, बट कैसी है, नॉन वेनेरल, उसका कोई वेनेरल काज नहीं है, यानी कि वो साइकोसिफिलिटिक नहीं है। ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, सोरिक है, तो ऐसे केसेस में आपको सक्सेसिवली होम्योपैथिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये इनने 171 में बताया है। ठीक है, तो हमें सक्सेशन में देना है, क्योंकि प्रीवियसली जो रेमेडी दी है वो उसकी एक्सपायर हो चुकी है, उसके एक्शन एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको, क्योंकि सिंगल डोज एम्प्लॉय करने के बाद या अपन ने सक्सेसिव डोज भी दिए हैं, उसकी कुछ टाइम होगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद अपन को नई एंटीसोरिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, सर संजना का कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ देख लिया, पर अब क्या करें, अब मेरे पास से तो कोई फाइल नहीं है ना। तो 170 तुम लोग को क्लियर हुआ। 170 में उन्होंने क्या बोला था कि अपन को चेंज टोटालिटी वर्ड पकड़ना है, लिखते जाना जिसको आगे फर्दर नोट्स चाहिए। और 171 में उन्होंने क्या बोला है कि आपको सक्सेशन में देनी है। कभी भी कोई क्रोनिक डिसीज है जो कि सोरा की वजह से आई है, तो आपको एक सोरिक रेमेडी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सोरिक रेमेडीज का भी एक स्पेयर ऑफ एक्शन होता है, एक एक्शन होता है जो कि एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको सक्सेशन में देना पड़ेगा। भले ही आपने सेवरल डोज दिए हैं, सेवरल सक्सेसिव डोज दिए हैं, 3-4 डोज दिए हैं, एक डोज दिया तो वो खत्म होने ही वाला है, पर सक्सेसिव डोज देने के बाद भी आपको फिर से कुछ दिनों के बाद आपको नई एंटीसोरिक रेमेडी की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि सक्सेशन में होगी। 171 क्लियर हुआ। 172 में क्या बोलते हैं, हम जानेंगे यहाँ से वन साइडेड डिसीज के बारे में 172 के बाद से। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब 172 में बोलते हैं कि सिम्टम्स जो है, देखो सिम्टम जो है वो कितने हैं, कुछ ही है, और बट अपने पास रेमेडीज जो है, नंबर ऑफ रेमेडीज अपने पास बहुत सारी है। तो हम इसको पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस एफोरिज्म को ये समझो कि इस एफोरिज्म में ये बोला कि सिम्टम्स तो बहुत कम है वन साइडेड डिसीज में, पर अपने पास नंबर ऑफ वेल प्रूव रेमेडीज तो है। तो ये हम जानते हैं एफोरिज्म नंबर 172 में कि डिसीज में वेरी फ्यू सिम्टम है, उसको क्योर करना क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो वन साइडेड डिसीज जो है उसमें बहुत कम सिम्टम होते हैं, है ना। तो डिफिकल्टी इन द वे ऑफ क्योर अकर्स फ्रॉम टू फ्यू सिम्टम ऑफ द डिसीज। ठीक है, तो क्योर के रास्ते में बाधा क्यों आएगी, क्योंकि सिम्टम जो है डिसीज के वो कितने हैं, बहुत ही कम है। ऐसी सरकमस्टेंस आई है जिसकी वजह से अब अपन को केयरफुल अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा बट अपन क्या करेंगे, मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अपन सारे अच्छा ट्रीटमेंट लगाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे जो डिसीज है उसमें क्या है, डिफिकल्टी क्यों आ रही है, क्योंकि अपने पास सिमिलर डिफिकल्टी, अभी जो इससे पहले वाली चीजें पड़ी थी ना, उससे रिलेट कर रहे हैं 172 में। अभी ये कनेक्ट करेंगे कि अब ये जो नया टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसमें भी वैसी डिफिकल्टी आ रही है, पर क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिम्टम कम है। ठीक है, और यहाँ पे अपन को केयरफुल अटेंशन देना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, उनको रिमूव कर सके। ठीक है, और साथ में पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट चला सकेंगे अपन यहाँ पे। पर अपने पास होम्योपैथिक रेमेडीज भी बहुत सारी है, ये बात याद रखना। इस एफोरिज्म का सार ये भी है कि सिम्टम्स तो कुछ है, लेकिन नंबर ऑफ वेल प्रूव रेमेडी अपने पास तो है ना, भले ही सिम्टम कम है। तो आगे हम देखेंगे, अब उसको आगे बढ़ाते हैं इसको। 173 173 में क्या बोलते हैं एनिमन सर, कि द ओनली डिसीज दैट सीम्स टू हैव बट फ्यू सिम्टम्स। अब यहाँ पे इनने डेफिनेशन दे दी है वन साइडेड डिसीज की, कि कुछ ही सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ऑन दैट अकाउंट टू बी लेस अमेनेबल टू क्योर, कुछ ही सिम्टम है इसलिए इनको क्योर करना भी थोड़ा मुश्किल है ना। तो ऐसी डिसीज जिनमें कुछ ही सिम्टम होते हैं, जिनको क्योर करना मुश्किल होता है, उसको वन साइडेड डिसीज कहते हैं। और यहाँ पे 1 और 2 प्रिंसिपल सिम्टम ही आपको मिलने वाले हैं, ये बात याद रखनी है। पर वन साइडेड डिसीज किस तरीके की बीमारियां है, क्रोनिक डिसीज, याद रखना। वन साइडेड डिसीज नॉट
एक्यूट डिसीज। नहीं तो पता चले तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ जाए और बोले डॉक्टर साहब कल रात से बारिश में भीग गया था और एक ही सिम्टम है, कुछ नहीं, बुखार आ रहा बस। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम नहीं आ रहा, बस बुखार आ रहा और आप बोल दो उसको वन साइडेड डिसीज। नहीं, ये वन साइडेड डिसीज नहीं है। वन साइडेड डिसीज वो डिसीज होती है जो कि क्रॉनिक टाइप की होगी, क्रॉनिक डिसीज होगी। साथ में यहाँ पे क्या होगा, मायाजम मायाजमेटिक रहती है ना, और साथ में इसमें क्या रहेगा, वन वन साइडेड डिसीज जो है उसमें आपको ये याद रखना है कि ये इसमें कुछ ही सिम्टम रहेंगे, उसको डिफिकल्ट करना है, क्योर करना डिफिकल्ट है, ये बातें बोली और डिफाइन किया उनने 173 में। 174 समझ में आ रहा है ना? यस सर। 73 में उनने बोला है वन साइडेड डिसीज क्या है, जिसमें एक या दो प्रिंसिपल सिम्टम होते हैं जिनको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और ये किस तरीके की क्रॉनिक डिसीज होती है। अब 174 में उन्होंने बोला है कि दो तरीके की वन साइडेड डिसीज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वन साइडेड डिसीज जो है उसमें क्या क्या आएगा आपको, जैसे कई सालों से हेडेक है, कई दिनों से डायरिया बना हुआ है या कार्डालजिया है, तो ये सारे क्या है, इंटरनल वन साइडेड डिसीज, यानी कोई एक्सटर्नल नहीं दिख रहा है अपन को। अब जो एक्सटर्नल वन साइडेड डिसीज होती है उसको अपन लोकल मेलेडीज कहते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की क्या होती है, वन साइडेड डिसीज। इंटरनल वन साइडेड डिसीज मतलब कि आपका कई सालों से हेडेक है, कार्डालजिया है और डायरिया है, ये एग्जांपल अपन को आते हैं। और ठीक है, तो क्या बता रहा हूं मैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की वन साइडेड डिसीज होती है। अच्छा, इंटरनल वन साइडेड डिसीज में मेंटल डिसीज भी आती है, ये भी याद रखना है। एक अपन ने ये कार्डालजिया, डायरिया और हेडेक तो एग्जांपल पढ़ा, पर ये फिजिकल सिम्टम वाली इंटरनल वन साइडेड डिसीज है। इंटरनल वन साइडेड डिसीज में अपन मेंटल डिसीज भी आती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। 175 में क्या बोला है उन्होंने कि जो वन साइडेड डिसीज जो है, अब कौन सी पढ़ेंगे अपन, इंटरनल वन साइडेड डिसीज को पढ़ेंगे। तो उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, 175 में उन्होंने ये बोला है कि वन साइडेड डिसीज जो है कौन से टाइप की पढ़ रहे हैं अपन, फर्स्ट टाइप की, यानी इंटरनल वाली पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये वन साइडेड हो सकती है। ठीक है, कभी कभी फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन सही नहीं है तो भी तो अपन को ऐसा होता है ना कि वन साइडेड मान लेगा वो उसको। तो वन साइडेड डिसीज जो है, इंटरनल वन साइडेड डिसीज में ऑफन बी ड्यू टू लैक ऑफ फिजिशियन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन की गड़बड़ की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रेनमेंट लिखा है ना, यानी उसको डिस्क्रेनमेंट यानी जजमेंट नहीं ले पा रहा है वो फिजिशियन। तो क्योंकि यहाँ पे फुली डिस्कवर नहीं कर पा रहा है सिम्टम्स को, वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज नहीं बना पा रहा है। तो फिजिशियन की इनेबिलिटी के बारे में चर्चा किसमें की है, 175 में। 175 में उन्होंने क्या बोला है कि वन साइडेड डिसीज जो है इंटरनल टाइप की, वो इसलिए भी हो सकती है कि मेडिकल ऑब्जर्वर या जो फिजिशियन है उसका क्या डिस्क्रिमिनेंट देखने को मिला, यानी वो डिस्कवर नहीं कर पाया है, वो जजमेंट नहीं ले पाया है, वो इनेबल है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाने में। तो इसलिए भी वन साइडेड हो सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई वन यस सर, साइडेड आ रहा डिसीज, है। जिसको नहीं आए वो पूछ सकता है बीच में। इंटरनल वन साइडेड डिसीज जो है वो क्यों हो सकती है, ड्यू टू लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द फिजिशियन। फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी हो सकती है। अगर पिक्चर जो है, पिक्चर ऑफ ड्रग इज नॉट कंप्लीट, देन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, फिजिशियन की गलती है। फॉल्ट किसका है, फिजिशियन का, क्योंकि पिक्चर ऑफ डिसीज या पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज इसलिए भी नहीं बन पाई क्योंकि फिजिशियन का फॉल्ट है। 176 में वो ये बताते हैं, देयर आर हाउएवर स्टिल अ फ्यू डिसीज। अच्छा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि तुम लोग को कितना आता है, किसी ने पढ़ा होगा ना, तुम लोग का शायद टेस्ट भी हो चुका है इस टॉपिक का, आता है सब ये एफोरिज्म? यस सर, कुछ कुछ पता है। तो फिर ये टॉपिक रहने दें। नहीं सर, कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 176 पे उन्होंने ये बोला है कि कुछ ऐसी डिसीजेस होती है, हाउएवर स्टिल अ फ्यू डिसीज विच आफ्टर मोर, कुछ ही ऐसी डिसीजेस होगी जब आप केयरफुली एग्जामिनेशन कर लोगे ना, देयर आर फ्यू डिसीज विच इवन आफ्टर मोस्ट क्लोजली इंक्वायर रिवेल ओनली वन और टू सिम्टम। देखो, अगर आप केयरफुली एग्जामिन कर लोगे तो केवल और केवल कुछ ही ऐसी डिसीजेस होगी जो वन साइडेड बचेगी। अगर, क्योंकि हमने पढ़ भी लिया कि 175 में कि फिजिशियन की गड़बड़ी की वजह से वन साइडेड डिसीज रहती है अधिकतर तो। और 176 में वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप केयरफुल एग्जामिनेशन कर लोगे
तो केवल कुछ ही डिसीज ऐसी है जो वन साइडेड होने वाली मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि वन साइडेड डिसीज हो सकता है कि भाई फिजिशियन की गलती हो जाए। तो 176 में वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर केयरफुली एग्जामिनेशन करोगे ना तो कुछ ही डिसीज स्टिल रहेगी वन साइडेड, है ना। 177, 177 में क्या बोला है, इन ऑर्डर टू मीट मोस्ट सक्सेसफुली सच अ केस एज दीज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेडिसिन जो है अपन इन्हीं फ्यू सिम्टम के बेस पे सिलेक्टेड करेंगे, है ना। जो मेडिसिन जो है वो इन्हीं सिम्टम के बेसिस पे सिलेक्ट होगी, बट वो मोस्ट होम्योपैथिकली होनी चाहिए। मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन अपन को देना है, भले फ्यू सिम्टम है वे, है ना। पर अपन ने इन्हीं फ्यू सिम्टम के बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, यही अपन को गाइड कर रहे हैं मेडिसिन सिलेक्शन में, बट वो कैसे होने चाहिए, मोस्ट होम्योपैथिकली। 177 नंबर के एफोरिज्म में ये बोला जाता है कि जो ऐसे केसेस है जिसमें, ये रेयरली ऐसे केसेस आने वाले हैं जिसमें 1 या 2 सिम्टम मिलेंगे, तो ऐसे केसेस में भी अपन को कौन सी रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है जो कि मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड होने वाली है ना। तो 177 में हमने यही कहा है कि ऐसे केसेस बहुत रेयरली मिलेंगे। मेडिसिन अपन को किसके बेस पे सिलेक्ट करनी चाहिए, मस्ट किस बेस पे सिलेक्ट करनी चाहिए, इन्हीं फ्यू सिम्टम के बेस पे सिलेक्ट करोगे आप लोग। और ये कैसी होगी, अपना जजमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड। क्लियर। तो ये केसेस रेयरली आएंगे, ठीक है। पर रेयरली भी आ गए तो अपन को कैसे गए, अपन को कैसे सिलेक्ट करोगे, अपन इन्हीं फ्यू सिम्टम्स के बेस पे सिलेक्ट करेंगे और होम्योपैथी मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड रेमेडी आपको प्रिस्क्राइब कर देनी है। 178 में क्या बोला है, अच्छा जो लोग यहाँ पे रहेंगे ना इस क्लास में, उन लोगों को सीखने को मिलेगा आखिरी तक पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन। एलेन स्किनोट और पाइल्स का लेक्चर भी है और अभी ये 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे फोरिज्म, ठीक है। 178 में क्या बोला है उनने, देखो 178 में ये बोलते हैं ये कि सिलेक्शन तो अपन ने कर लिया, ठीक है, होम्योपैथिकली, है ना। तो सिलेक्शन किसके बेस पे करोगे, होम्योपैथिकली सिलेक्शन किस बेस पे होगा, यहाँ पे स्ट्राइकिंग अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स के बेस पे। स्ट्राइकिंग अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम के बेस पे आप सिलेक्ट करोगे तो उसको 178 नंबर में बोला है। 153 में तो पीक्यूआरएस अपन पढ़ते ही, पर 178 में भी बोला है कि जो सिलेक्टेड मेडिसिन है ना वो किसके बेस पे होनी चाहिए, वो फ्यू सिम्टम के बेस पे करा है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइकिंग अनकॉमन पिक्यूलियर डिस्टिंक्टिव सिम्टम होने चाहिए। तो यहाँ पे कैसे होनी चाहिए कि ये समटाइम हैपन दैट द मेडिसिन परफॉर्म अ क्योर। मेडिसिन क्योर कब कर देगी, अगर हमने मेडिसिन क्योर तब कर सकती है जब हम इन फ्यू सिम्टम के बेस पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये जो फ्यू सिम्टम है ये कैसे हैं, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग है, डिसाइडेड अनकॉमन पिक्यूलियर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के, ठीक है। तो 178 में हमने यही कहा है कि कभी कभी अपन जो ये कुछ सिम्टम के बेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं रेमेडी, ठीक है। तो वो फ्यू सिम्टम के बेस पे जो सिलेक्ट करिए वही एनिलेशन कर देगी वो प्रेजेंट मेलेडी का, वही फ्यू सिम्टम के बेस पे जो रेमेडी सिलेक्ट की वो आपके डिसीज को पूरी तरीके से हटा सकती है, उसमें पावर है। पर वो कब पावर होगी, जब वो किसके बेस पे सिलेक्ट करोगे आप, वेरी स्ट्राइकिंग डिसाइडेड अनकॉमन पिक्यूलियर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। सिम्टम के, है ना। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, उसका निचोड़ जो है वो पता चल जाए, नहीं तो पढ़ते रहो एक एफोरिज्म को, एक दिन में चलता है अपने कॉलेज में। तो ऐसे एक एक नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक को एक साथ पढ़ना होता है, तब उसका पूरा समझ में आता है ना। अब देखो 179 में उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपन क्या देखते हैं, हाउएवर द मेडिसिन फर्स्ट चूजन इन, अगर हम पहली बार में जो रेमेडी, देखो पहले तो उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आपने रेमेडी दी है और अगर वो स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर अनकॉमन के बेस पे सिलेक्ट किए तो एनिलेट कर देगी और आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस भी कर सकती है, ठीक है। बट 179 में वो ये बोलते हैं बताते हैं कि ऐसा नहीं होता। पहली बार में जो रेमेडी आप सिलेक्ट करते हो वो पार्शियली सिलेक्टेड, पार्शियली रहेगी, पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडी रहेगी, वो एग्जैक्टली स्विचेबल नहीं रहेगी, पार्शियली सिचुएटेड रहेगी। तो वहाँ पे अपन को नंबर ऑफ सिम्टम जो है नहीं कम मिल रहे हैं, नो कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिम्टम, अपने पास नंबर ऑफ सिम्टम कम थे, तो इसलिए अपन ने जो कौन सी रेमेडी दे दी, पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडी दे दी है। जो पहली बार में दे रहे हैं वो कैसी है, पार्शियली सिलेक्टेड है ना। वो एग्जैक्टली स्विचेबल नहीं है, वो 179 में यही बोल रहा है कि एग्जैक्टली स्विचेबल नहीं है, वो कैसी है,
पार्शियली सिचुएटेड है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं 180 में। तो 180 में क्या है, असेसरी सिम्टम ऑफ डिसीज की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे 180 में अपन, असेसरी सिम्टम ऑफ एक्सेसरी डिसीज। सिम्टम्स। किसके, डिसीज के। ठीक है, तो अब जब आप पार्शियली सिचुएटेड रेमेडी दोगे तो जैसे कि ऊपर वाले एफोरिज्म में कहा है, तो वो क्या होगी, इम्परफेक्टली होम्योपैथिक होगी। वो परफेक्टली होम्योपैथिक तो नहीं है, हमें पता है। ठीक है, तो पार्शली अपन ने सिलेक्टेड की है। तो क्योंकि अपने पास, क्योंकि अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास लिमिटेड नंबर ऑफ होम्योपैथिक, मतलब यहाँ पे ये था कि सिम्टम्स की कमी थी। ठीक है, बट अपने पास होम्योपैथिक रेमेडीज की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो अगर अपन ने ऐसा करा भी, तो उसके बाद अपन को क्या आ जाएंगे, न्यू सिम्टम्स आ जाएंगे। और जो नए सिम्टम आने वाले हैं उनके बेस पे अपन क्या करने, उससे अपन को क्या हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो यहाँ पे जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है इसको समझो, इसमें नहीं लिखा है, अपनी वाली बुक में लिखा हुआ है, देख लेना अपने हिसाब से। इनने यही बोला है कि विच आर हाउएवर एट द सेम टाइम सिम्टम ऑफ द डिसीज इटसेल्फ। ये डिसीज के सिम्टम आने वाले। पहले बात तो ये समझो कि अगर अपन ने कुछ ही सिम्टम के बेस पे प्रिस्क्राइब कर दिए, तो वो क्या करने वाली है, आपके नए सिम्टम लाए आएगी, उसको असेसरी सिम्टम कहेंगे। और ये असेसरी सिम्टम जो होते हैं ये डिसीज के होंगे, डिसीज के होंगे, और ये उस पेशेंट ने कभी भी अपनी लाइफ में परस्यू नहीं किए होने चाहिए। पहले कभी उसको ऐसे सिम्टम नहीं आए हुए होंगे। ठीक है, अगर पहले आए हुए होंगे तो वो नहीं होंगे। ये केवल और केवल डिसीज के सिम्टम होंगे जो कि उसने कभी प्रीवियसली उसने एक्सपीरियंस नहीं किए। ठीक है, हैड नेवर प्रीवियसली एक्सपीरियंस अपीयर, वो वाले सिम्टम आने वाले हैं। ठीक है, अब 100, ये समझ में आया 180, यस सर। है ना। अब 180 भी हो गया क्लियर। उसमें यही बताया कि भाई वो प्रीवियसली उसने एक्सपीरियंस नहीं किए होने चाहिए ऐसे सिम्टम ने, तो आप पता चले कि रेयरली परस्यूड है ना, और वो डिसीज के सिम्टम रहेंगे वो। अब 181 में क्या बोला है कि देखो जो असेसरी फिनोमिना है, ठीक है, उसके बेसिस पे अपन को नए सिम्टम तो आ ही गए हैं। तो अब अपन जो नई मेडिकामेंट जो है उसके बेस पे प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, तो वो एक्यूरेटली सिचुएबल होगा ना। ठीक है, तो 181 में क्या बोला है उनने कि असेसरी फिनोमिना जो है वो मेडिसिन और डिसीज दोनों को बिलोंग करेगा। ठीक है, मेडिसिन के भी है और डिसीज दोनों के मिले जुले सिम्टम है, वो असेसरी फिनोमिना कहलाएगा। और जब अपन यहाँ पे इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि असेसरी फिनोमिना जो है उसमें क्या रहते हैं, ओनली सिम्टम ऑफ सच नेचर ऑफ डिसीज के भी रहेंगे, मेडिसिन के भी रहेंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के अपन को एक मेडिसिन देनी है। ठीक है, और वो हटा देगी जिसमें ऐसी कैपेसिटी है सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने वाली। ठीक है, तो असेसरी फिनोमिना वर्ड यूज किया है यहाँ पे, जिसमें कि नए सिम्टम जो है डिसीज के हैं, आने आ गए हैं, और डिसीज के हैं, वो मेडिसिन के नहीं है, डिसीज के सिम्टम थे। ठीक है, मेडिकामेंट अप्लाई करने के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि वो डिसीज के ही एक्चुअल में सिम्टम थे जो कि अपनी मेडिसिन ले आई है बाहर, तो उनको समन करेंगे, और उसके बाद जो है एक नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, ऐसा होल कलेक्शन ऑफ सिम्टम के बेस पे। तो वो अच्छी रेमेडी होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद इसका फुटनोट क्या बोलता है, 181 का फुटनोट ये बोलता है कि, चलो आधा घंटे में हो जाएगा। 181 का फुटनोट क्या बोलता है कि व्हेन दे आर नॉट काज बाय द अल्ट्रेशन इन रेजिमेंट। देखो ये डाइट और रेजिमेंट की वजह से गड़बड़ में नहीं होनी चाहिए ना, कि भाई को मेडिसिन लेने, मेडिसिन की गड़बड़ी की वजह से नहीं आने चाहिए सिम्टम, या वायलेंट इमोशन, या टुमुलस रिवोल्यूशन ऑफ द इंडोर, मतलब पेशेंट के अंदर कोई मेंटल लेवल पे उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से नहीं आने चाहिए सिम्टम। ठीक है, कोई कॉन्सेप्शन, मेंसेस, चाइल्ड बर्थ, इन सारे चीज़ों का सजेशन बनने की वजह से भी नहीं आनी चाहिए, है ना। कि भाई नॉर्मल चीजें जो मेंसेस आते हैं उसके सप्रेशन की वजह से तो नहीं ऐसे सिम्टम आ गए, कंसेप्शन से रिलेटेड सप्रेशन हो गया, या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, है ना। तो ये बात याद रखनी है कि वो सिम्टम जो है ना वो किसी अदर कास्ट की वजह से नहीं आना चाहिए। पता चले तुमने वहां पे ओसीपीस ले ली है या मेंसेस को सप्रेस कर दिया किसी तरीके से, और फिर वो जो सिम्टम आ गया उसको अपन बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन ने नए सिम्टम लिए, नहीं मेडिसिन नहीं लाई है, वो तो रेजिमेन वगैरह की दिक्कत से आई है। तो रेजिमेंट की बात की है उस फिट नोट में। 182 में क्या बोलते हैं वो, अब देखो जो अपन ने इम्परफेक्टली सिलेक्टेड तो कर ली है, इम्परफेक्टली सिलेक्टेड रेमेडी जो है वो दी है अपन ने, तो वो कैसी होगी, इनवाइटेबल होगी, जिसमें क्या लिमिटेड नंबर ऑफ सिम्टम थे। ठीक है, बट उसने क्या किया,
हमने जो पुरानी बात को, अपनी पुरानी बात को दोहरा रहे हैं कि हमने क्या किया था, इम्परफेक्टली सिलेक्टेड रेमेडी दी है ना। 178 में भी उन्होंने बोला था कि जो पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडी है वो देते हैं अपन पहली बार में। तो जो अपन ने करा है ना, पार्शियली सिलेक्टेड या इम्परफेक्टली सिलेक्टेड रेमेडी दे दी है तुम लोगों ने। तो अब ये क्या करेगी, ये बहुत अच्छा काम करने वाली है। ये करेगी कि आपके जो नंबर ऑफ सिम्टम जो थे लिमिटेड थे, उनको क्या करेगी, बहुत सारे सिम्टम आने वाले हैं, ठीक है, जो कि डिसीज के होंगे। डिस्प्ले द सिम्टम ऑफ द डिसीज, आपकी डिसीज के सिम्टम्स को डिस्प्ले कर देगा ये। फिर आपको सेकेंड रेमेडी सिलेक्ट करने में फैसिलिटी मिल जाएगी, और आप अच्छे से एक्यूरेट होम्योपैथिक सिचुएटेड रेमेडी दे दोगे। तो मोर एक्यूरेट सिचुएबल होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है तो आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, जो इम्परफेक्टेड मेडिसिन है उसकी जरूरत पड़ेगी। आ गया? यस सर, आ गया। यस ये है ना, पता है कॉलेज में, पता है तुम लोग को कितने दिन लगते हैं एफोरिज्म्स को पढ़ने में। अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी हलवा मिल रहा है तो फटाफट खा लो, ठीक है। 183 को देखो। 183 में क्या रहता है कि जब हम पहली मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट आते हैं, पर उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, और उसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना जिसमें अपन को नई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अपन को स्पीडली नया एड देना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड मोर स्पीडी एड। पहली मेडिसिन ने कुछ काम किया पर उसका मेडिसिन का बेनिफिशियल इफेक्ट अब बंद हो गया आना, तो अपन को स्पीडली नया एड देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपनी होम्योपैथिक रेमेडी जो है उसका माइन्यूट डोज दिया जाता है, ठीक है। तो उसके केसेस में अपन को क्या करना चाहिए कि स्टेटस मोरबाई, यानी जो स्टेटस मोरबाई यानी जो मोरबाई यानी डिसीज, तो डिसीज का जो प्रेजेंट में स्टेटस है उसको लेके आपको क्या करना है, सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी चूज कर लेनी है। और अपन को फास्टली चूज करनी है, ऐसा नहीं कि बैठे रहे और 6 6 महीने तक बुला रहे हैं उनको, ऐसा नहीं करना है। अब कुछ दिनों बाद उसका कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट आने बंद हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे चेंज करना पड़ेगा, स्टेटस मोरबाई के बेस पे आपको नई होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, जो कि प्रेजेंट स्टेट के बेस पे होगी। क्योंकि जब वन साइडेड डिसीज की बात करते हैं तो उसमें सक्सेशन में कई रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आया समझ में? 183 में क्या बोला है हमने कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि पहला डोज तो दिया है पर उसका सेसेस हो गया है, उसके इफेक्ट आने बंद हो गए हैं, तो अपन को स्टेटस मोरबाई जो है, प्रेजेंट डिसीज कंडीशन की स्टेटस जो है, उसके बेस पे नई होम्योपैथिक रेमेडी जल्दी से जल्दी चूज करके देना चाहिए। यहाँ पे ये बोला है। इसका फुटनोट क्या है, इसका फुटनोट ये की समरी ये है कि हाँ, इसमें ये बोला है कि पेशेंट के सिम्टम वेरी इंडिस्टिंक्ट। देखो पेशेंट कभी कभी बिनम स्टेज में भी रहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, पेशेंट के सिम्टम ही नहीं आ पाते हैं, तो फिर इसे जैसे ओपियम वगैरह से सिम्टम को वो करा है। ओपियम का एग्जाम्पल यहाँ पे शेड करा है इन लोगों ने कि to prescribe opium for cases having too few symptoms, although patient feel very ill. This is due to benign state of now. तो जब कुछ ही सिम्टम थे, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा इसलिए भी होता है कि आपका बिनम स्टेज में रहते, बिनम स्टेज ऐसे यानी आपकी नर्व जो है वो क्या हो चुकी है, नर्व एक्ट नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से भी आप क्या बिनम स्टेज में पहुंच जाते हैं। मतलब देखो पेन ही नहीं होगा तो अपन बोलेंगे कैसे, सिम्टम कैसे आएंगे, तो आप बिनम्ड स्टेज में हो। तो बिनम्ड वर्ड याद रखना है किसका, 183 का ये 183 का फुटनोट में उनने यही बताया है कि बिनम्ड स्टेज में चले जाते हैं, तो वहां पे कभी कभी अपन ओपियम जो है, हाँ, क्योंकि ओपियम से क्या होगा, सेकेंडरी एक्शन में सिम्टम्स आ जाएंगे ना, पहली एक्शन में तो पूरा बिनम हो जाएगा वापस से, और फिर वो सेकेंडरी एक्शन में सिम्टम्स को ले आएगी, ऐसा इसलिए बोला है उन्होंने। अब 184 को देखो। तो 184 में ये बोलते हैं कि जब अपन क्या देते हैं, नया डोज देते हैं मेडिसिन का, ठीक है, उसका एग्जॉस्ट हो जाता है एक्शन, तो फिर अपन को क्या करना चाहिए, वहां पे जो नए बचे हुए सिम्टम है उसके बेस पे अनदर होम्योपैथिक रेमेडी देनी है, जो कि मोस्टली सिचुएटेड होगी उन नए सिम्टम जो कि हमने ऑब्जर्व किए हैं। तो इसमें नई रेमेडी की बात की कि जो नई रेमेडी दी है ना उसका भी एग्जॉस्ट हो जाएगा एक दिन आएगा कि, तो फिर वो जो स्टिल प्रेजेंटिंग सिम्टम है उनके बेस पे नई रेमेडी दे दो, कुछ नहीं है उसमें ज्यादा खास। 185 में क्या बोला है, अब यहाँ पे 184 तक अपन को क्लियर हो गया कि इंटरनल वन साइडेड जो डिसीज है ना, उसमें 184 में लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि जो न्यू डोज ऑफ मेडिसिन भी है, भाई अपन ने पहली मेडिसिन दी थी वो एग्जॉस्ट हो गई, फिर दूसरी थी वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अपन को अनदर होम्योपैथिक रेमेडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि नए ग्रुप ऑफ सिम्टम के बेस को ऑब्जर्व करके आपको देना चाहिए। तो तुम लोग कितने लोग हो जो ऐसे करते हो?
नई मेडिसिन देते हो क्या? एक मेडिसिन दे दी, फेलियर आ गया, खत्म काम। बोले होम्योपैथी काम नहीं करती। ऐसे करते हो ना? सक्सेशन में काम कौन करता है? कोई नहीं करता। और एक रेमेडी देने के बाद फेलियर मिल गया तो बंद कर देते हैं। अरे जो प्रेजेंट टोटलिटी उसके बेस पे दो ना। ठीक है। 185। सर लेकिन इतनी मतलब क्रॉनिक केस मिलते भी तो नहीं है ना, हम लोगों को तो ज्यादातर डील करना रहता है एक्यूट ही। एक्यूट्स कहाँ, अपनी कॉलेज में तो क्रोनिक ही क्रोनिक देखते हैं अपन लोग। और ज्यादातर अपन बिगनर्स स्टेज में अपन क्रोनिक नहीं, एक्यूट ही ये एक्यूट नहीं, क्रोनिक ही उठा लेते हैं। अपने पास कहाँ सर्दी खांसी के ज्यादातर पेशेंट आते हैं। अपने पास आता है हेयर फॉल, पाइल्स, और ऐसे कुछ कुछ ऐसी ऐसी डिसीजेस आती है क्रोनिक क्रोनिक, जिनका कैसे होता नहीं, फिर अपने पास आ जाते, फिर अपन कोशिश भी करते, फेलियर मिल जाता है। एक्यूट में तो अपन बहुत अच्छा रिजल्ट देते, पर आते नहीं पेशेंट डायरेक्ट डायरेक्ट। जब क्लिनिक खोलोगे तभी आएंगे वो तुम्हारे पास डायरेक्ट। अभी तो नहीं आएंगे, मुझे पता है कि डायरेक्ट आज हुआ और आज ही आ गया। आते ही नहीं वो, सब दूर की वो खा के आते हैं ना अपने पास। चलो, जब जिसका क्लिनिक रहता है ना वहां पे मिलते हैं एक्यूट पेशेंट। वो भी उसके यहाँ पे, जिसके यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर पे भरोसा होता है, वहीं आते हैं वो, है ना? 185 को देखो, वन साइडेड डिसीज जो है उसका दूसरा टाइप अपन यहाँ पे पढ़ेंगे 185 में। लोकल मेलेडीज की बात करेंगे। लोकल मेलेडीज जो है वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी पे दिखती है, ठीक है। जो भी ऐसी बीमारी है जिनके सारे सिम्टम कहाँ पे दिखेंगे आपको, एक्सटर्नल पार्ट पे दिखेंगे, उनको क्या कहेंगे, लोकल मेलेडीज। ये ओल्ड स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि केवल और केवल एक्सटर्नल पार्ट अफेक्टेड होता है, पूरी बॉडी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये जो थ्योरी है ये गलत है ना? डिजास्टर मेडिकल ट्रीटमेंट का परिणाम होता है। और इसकी वजह से ये लोग बहुत डिजास्टर मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं, क्योंकि इनको क्या लगता है कि जो लोकल मेलेडीज है ना, ये, अच्छा, लोकल मेलेडीज सेकेंड टाइप की वन साइडेड डिसीज है। और ओल्ड स्कूल वाले क्या मानते हैं कि जो डिसीज है वो केवल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी पे आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कौन सा ट्रीटमेंट दे देते हैं, मोस्ट डिजास्टर प्रैक्टिस करते हैं, है ना? एक्सटर्नल वन साइडेड डिसीज की बात कर रहे हैं, लोकल मेलेडीज की बात कर रहे हैं। ये ओल्ड स्कूल वालों का फिनोमिना है कि ये केवल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करती है, और इसकी वजह से डिजास्टर ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक है। 186 में उन्होंने क्या बोला है, जब भी कोई सीवियर इंजरी होती है, देखो उनने ये बोला है कि जो सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज जो है वो क्या होती है। देखो इसमें क्या मिलेगा अपन को, नाम में ही है लोकल डिसीज, यानी लोकली अफेक्ट करेगी, लोकल पार्ट्स बाहरी बाहरी दिखाई देगा इसके लीजन्स, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती है ना लोकल मेलेडीज भी। इसमें क्या होता है कि जब अपन को इंजरी हो जाती है ना, तो अब तो भी अपन इंजरी भी होती है ना, तब भी अपन होल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे फीवर वगैरह आता है तो पूरा बॉडी भी अफेक्ट साइमल्टेनियसली होती है, बाहर से भले ही हुआ है। दो तरीके की वन साइड ये लोकल मेलेडीज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। जो एक्सटर्नल काज की वजह से हुई है या इंटरनल काज की वजह से हुई है। तो एक्सटर्नल कांस में जैसे कि अपन को क्या हुआ कि जैसे फ्रैक्चर हो गया, है ना, और कोई इंजरी हो इंजरी गई, हो गई है ना। है ना, डीप कट हो गया। मेरी मेरी वॉइस रिपीट वॉइस क्यों हो रिपीट क्यों? सर मैं बोल रही हूँ। रही? म्यूट कर लो थोड़ा। म्यूट कर लो थोड़ा। हेलो। हाँ ठीक है। मेरी वॉइस रिपीट हो रही थी अगर तुमने वो करा ना, इसलिए। हाँ, इसमें क्या है तो जैसे कोई इंजरी हो गई, कोई ब्लड वेसल्स को काट पीट दिया ना, उसकी वजह से ये दुष्परिणाम आता है। नहीं, इसमें जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, फॉरेन बॉडी घुस गई, कोई भी अपन को लिविंग पार्ट कट गया, छिल गया, तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल टाइप की वन साइडेड लोकल मेलेडीज से, लोकल डिसीज एक्सटर्नल टाइप की हो गई, ठीक है। तो इसके केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन, रिहेबिलाइजेशन, और क्या करते हैं, तीन, रिटेंशन, रिडक्शन और रिहेबिलाइजेशन जो करते हैं ना अपन फ्रैक्चर के केसेस में, वो उसकी यस। जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो हड्डी का टुकड़ा अगर हवा में पड़ा हुआ है तो वो होम्योपैथिक रेमेडी उसको जोड़ नहीं देगी, आपको उसको पास में तो लाना पड़ेगा ना एटलीस्ट। अगर ब्लड बाहर बह रहा है तो आपको उसको टाके तो लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ब्लड बहता ही जाएगा, उसको लिगेचर बांधना ही पड़ेगा ना। तो वो यहाँ पे यही सब बातें बोली, इसकी समरी यही है। इसके साथ में क्या है, देखो मैं लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और तुमको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बोल रहा है वो, कि जो लोकल मेलेडीज जो है उसके लोकल इफेक्ट दिखते हैं अपन को, ठीक है। और मोस्ट ट्राइबल वेराइटी के भी हो सकते हैं, कभी कभी तो बहुत ट्राइबल जैसे एक्सीडेंट के केसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत वाले रहते हैं ना, तो अपन को मैकेनिकल एड की जरूरत पड़ेगी।
है ना। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया है, फॉरेन बॉडी घुस गई है, तो वहां पे जैसे कान में कुछ घुस गया है या मुंह गले में सिक्का घुस, तो उसको निकालना पड़ेगा ना। वहां पे वाइटल फोर्स का कोई रोल नहीं होने वाला है। तो अपन को मैकेनिकल एड रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी। डिसलोकेशन हुआ है तो वहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा। द्विवेदी सर की क्लासेस में रिडक्शन, रिहेबिलाइजेशन, फ्रैक्चर सब पढ़ाते होंगे ना, तो उनको पता होगा तुम लोग को। ठीक है, वो सब सीख लेना। सभी से मैं बोल रहा हूँ कि उनकी क्लासेस जरूर लगवा लेना, क्योंकि वो तुम्हें सब बैंडेज बांधना और सब सिखाएंगे। कैसे बैंडेज बांधना है, कैसे फ्रैक्चर को मैनेज करना है, सारे बहुत अच्छे से बताएंगे, सारे टाइप के फ्रैक्चर्स। तो है ना। तो इंजुरीज जो है देखो 186 में यही बताया है कि सर्जिकल डिसीज की चर्चा कर रहे हैं। अगर 186 का एक वर्ड में डिफाइन करें तो यहाँ पे किसकी किसके बारे में चर्चा कर रही है? सर्जिकल डिसीजेस की, कि इंजुरी हुई है। ठीक है, पर उसमें अंदर से कुछ नहीं हुआ, बाहर से इंजुरी हुई है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, कभी कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है ना। बट आफ्टर सर्जरी अपन डायनामिक एड दे सकते हैं, ऐसा कहा है। और 187 में उन्होंने क्या बोला है कि एक्सटर्नल सरफेस पे तो अफेक्शन अपन को आते ही हैं इंजुरी की वजह से। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेलेडीज अपन, पर अपन यहाँ पे एक्सटर्नल आ रहा है, लेकिन अपन एक्सटर्नल नहीं देने वाले रेमेडी, यहाँ पे इंटरनल रेमेडी देंगे। ठीक है, भले उस डिसीज को लोकली सर्जिकल एड की जरूरत पड़ी है, लेकिन अपनी होम्योपैथिक रेमेडी एक्सटर्नल नहीं देनी, उसको कैसी देनी चाहिए? इंटरनली। ठीक है, तो जो लोकल मेलेडीज है ना, ये क्या कर सकती है? एक्सटर्नल लीजन भले ही इन पे आते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया अपन ने? लोकल डिसीज दिया है नाम, है ना। हाँ, बट दोस अफेक्शन अल्ट्रेशन एंड एलिमेंट्स अपीयरिंग ऑन द एक्सटर्नल पार्ट, सारे एक्सटर्नल पार्ट पे अपीयरेंस हो रहा है, एक्सटर्नल इंजुरी हुई है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसमें, जो भी कोई भी एक्साइटिंग काज की वजह से अपन को क्या हुआ, एक्सटर्नल वाउंड हो गया है। ठीक है, तो वहाँ एक्सटर्नल वाउंड हो गया है अगर अपन को, तो वहां पे भी अपन को क्या इंटरनल मेलेडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लोकल नहीं देना है। यहाँ पे अभी इनने ये अभी तक की बातें कुछ कर रहे हैं, आगे जाके कुछ और करेंगे ना। तो भले ही सर्जिकल एड की जरूरत पड़ सकती है, टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं देने। ओल्ड स्कूल वाले देते थे टॉपिकल एप्लीकेशन, जो लोकल एप्लीकेशन है ना वो देते थे ओल्ड स्कूल वाले, जिसका परिणाम घातक हो सकता है, परनीशियस रिजल्ट होता है इसका। ठीक है, लोकल एप्लीकेशन का। आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। हाँ, 187 में उनने यही बोला है कि सर्जिकल डिसीज के अलावा, ठीक है, सर्जिकल डिसीज में अपन को सर्जिकल एड की जरूरत पड़ेगी, पर उसके अलावा जितनी भी है ना, उसमें अपन को कहीं भी टॉपिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है, लोकल ट्रीटमेंट नहीं देना है, वहां पे अपन को इंटरनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। 188 में ये बोला है कि लोकल मिल्डीज फ्रॉम द अर्लीस्ट हिस्ट्री कंसीडर अस मेरे टॉपिकल, वही कि these affection were considered to merotopical and were therefore called local disease। क्योंकि लोग बाग इनको क्या समझते हैं कि इनका टॉपिकल एक्सटर्नली लीजन है ना, इसलिए इनको लोकल डिसीज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई पार्ट ही अफेक्टेड हो रहा है या कोई लोकल पार्ट ही अफेक्टेड हो रहा है जो विजिबल पार्ट पे दिखाई दे रहा है, पर उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी तो अफेक्ट होता है ना। तो ये ओल्ड स्कूल का जो है ब्लंडर है, परनीशियस ब्लंडर ऑफ द ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि केवल और केवल एक पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए इसको लोकल डिसीज कहा है, पूरा होल ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट हम क्या कह रहे हैं, होल ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करता है, ऐसा। तो लोकल डिसीज जो है ना, जैसे आपको कोई विटिलिगो हो गया या आपको कहीं पे लिकोडर्मा हो गया, तो इसमें भले ही वो अपन को दिख रहा है, वॉट्स हो गया या कोई भी एक्सटर्नल दिख रहा है, तो उसमें अपन लोकल डिसीज कहाँ पे दिख रही है? मेरे लिए टॉपिकल टॉपिकल दिख रही है, इसलिए उसको लोकल बोला, लेकिन उसमें होल ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है, तभी तो हुआ है ऐसा। भले वो लीजन अपन को एक्सटर्नली दिख रहा है, एक ही पार्ट पे दिख रहा है। और इसका फुटनोट में उन्होंने क्या बोला है कि इसी ऐसा समझने की वजह से भी ओल्ड स्कूल का ब्लंडर बोला है उसको, है ना, परनीशियस ब्लंडर ऑफ द ओल्ड स्कूल। अब 189 को देखो, 189 में क्या बोला है कि नो एक्सटर्नल मेलेडी, ठीक है, विदाउट सम इंटरनल काज, बिना इंटरनल काज के कोई भी एक्सटर्नल मेलेडी नहीं होती है ना। विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, जब तक अपना होल ऑर्गेनिज्म कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक कोई भी लोकल मेलेडीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो विदाउट कोऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, नो एक्सटर्नल मेलेडी, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द होल लिविंग, मतलब पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा।
189 समझ में आया इजीली? Yes, sir. है ना, कि कोई भी नो एक्सटर्नल डिसीज कैन एग्जिस्ट में अगर अपना होल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं करता है तो कोई अस्तित्व नहीं है लोकल मेलेडीज का। तो अपन को याद रखना है इन सब पॉइंट्स का। ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म इनडिविजिबल होल इन सेंसेशन एंड फंक्शन। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सब पार्ट जुड़े हुए हैं। आपको जैसे कि आपको चोट लगती है तो आपकी ब्रीदिंग कैसी होती है, अल्टर हो जाती है ना। आपका कार्डियो में ब्लड फ्लो अल्टर होता है ना। इन्वॉल्व होता है, एंडोक्राइन से हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे फियर फ्लाइट वाले हार्मोन रिलीज होंगे जब एक्सीडेंट इंजरी होती है। तो हुआ ना, सारे के सारे सिस्टम भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि आपका घुटना ही इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या क्या नी में इंजरी हुई तो क्या नी ही इन्वॉल्व हुआ है या होल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है? जल्दी से बताओ कोई। सर होल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तभी मैनिफेस्टेशंस आते हैं। हाँ, अगर होल ऑर्गेनिज्म नहीं अफेक्टेड होगा तो वो घुटना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें थोड़ी कैपेसिटी है इन्फ्लेमेशन होने की। और ये सब, ये तो पूरा ब्लड भी तो अफेक्टेड हुआ, अपना पूरा ब्लड भी तो पूरा सिस्टम है, तो वो अफेक्टेड हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूरा अफेक्टेड हुआ। तो नो इरप्शन ऑन द लिप्स, नो विटलो कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ। अगर इंटरनली इल नहीं हुआ है तब तक उसको कोई विटलिगो नहीं हो सकता, कोई उसको लिप्स पे इरप्शन नहीं आ सकते। 190 में उन्होंने क्या बोला है, ऑल ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट अकर फ्रॉम लिटिल इंजुरी। कोई भी लिटिल इंजुरी की वजह से अगर एक्सटर्नल पार्ट पे अगर कोई भी अफेक्शन आए हैं, तो अगर अपन को उसको हटाना है, एनिलेशन एंड क्योर ऑफ द जनरल मेलेडी बाय मींस ऑफ इंटरनल रेमेडी। भले ही उसके लीजन्स कहाँ पे हैं, एक्सटर्नली है, लोकल डिसीज भले ही उसकी, ठीक है, कोई नो इंजुरी फ्रॉम विदाउट मस्ट बी ट्रीटेड एज जनरल मेलेडी। मतलब अपन को रेमेडी कैसी देनी चाहिए, इंटरनल, इंटरनल रेमेडी देनी पड़ेगी, भले ही वो लोकल मेलेडी है, डिसीज भले ही लोकल है, ठीक है। तो अपन को कैसी देनी पड़ेगी, इंटरनल मेडिसिन, तभी क्या पॉसिबल है, जुडिशियस श्योर इफिशियस और रेडिकल क्योर पॉसिबल है। तभी वो ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा, जुडिशियस, रेडिकल इफिशियस और श्योर। तो 190 के वर्ड्स पकड़ लो कि आप जब भी लोकल डिसीज जो है फ्रॉम लिटिल और नो इंजुरी फ्रॉम विदाउट, ठीक है, मस्ट बी ट्रीटेड एज जनरल मेलेडी, इंटरनल मेलेडी, आपको इंटरनल मेलेडी देनी पड़ेगी। 190 में उन्होंने ये बोला है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं देना है अपन को, इंटरनल देना पड़ेगा, ठीक है। और तभी वो जुडिशियस श्योर इफिशियस और रेडिकल क्योर होगा। अब यहाँ पे 191 में क्या बोला है, अभी अपन ने कितने पढ़े, 20 ही पढ़े। अब जल्दी से करते उसको। 191 में उन्होंने ये बोला है कि जब आप इंटरनली मेडिसिन दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जनरल हेल्थ में चेंज होगा और आपका एक्सटर्नल पार्ट भी उसके साथ साथ ठीक होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चेंजेस किस में आएंगे, ठीक है, वो कहाँ पे आएंगे, जैसे कि अनएम्बिगुअस मैनर में बोला है, मतलब कि नॉट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये होता है, इसको छोड़ो, आपको इसका इस एफोरिज्म का अगर निचोड़ जानना है 191 का, तो उसका समरी ये है कि अगर अपन इंटरनल मेडिसिन देते हैं, वो सिमिलैरिटी के बेस पे देते हैं, तो जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, आपकी जनरल हेल्थ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और जनरल हेल्थ में चेंजेस आए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्सटर्नल डिसीज भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चेंजेस क्या आएंगे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, जनरल हेल्थ में, ठीक है। अब जब भी हम एवरी पावरफुल इंटरनल रेमेडी दोगे, आप उसको खिलाओगे, तो चेंजेस कहाँ पे मिलने वाले हैं, जनरल हेल्थ में चेंजेस आएंगे और साथ में एक्सटर्नल पार्ट पे भी आएंगे। तो लोकल डिसीज भी ठीक हो जाएगी और अंदर जो जनरल डिसीज है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ओल्ड स्कूल वाले ऐसे मानते हैं कि जनरल अंदर होल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं करता है, इंटर बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती है, केवल एक्सटर्नल को हटा देते हैं, ये सब उन्होंने बातें की है। 192 में क्या बोला है, दिस इज बेस्ट इफेक्टेड व्हेन द इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। इसको समझो, 192 को समझो। 192 में ये बोला है कि आपको
along with symptom of the external disease, other symptom of the whole body must be noted from the totality of symptom. यानी concomitants को लेना है. किसकी बात कर रहे हैं? concomitants. अपन को क्या करना है? टोटालिटी कैसे बनाओगे? कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज लेना चाहिए ना. 192 में उन्होंने क्या बोला है? कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज. क्या वर्ड पकड़ो 192 में? कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज. तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज कैसे बनेगी? एग्जैक्ट जो लोकल अफेक्शन हुआ है उसका एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है? जो भी चेंजेस हुए, ऑल चेंजेस, जो भी सफरिंग थे पेशेंट की हेल्थ में, जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी ऑल हेल्थ के चेंजेस आए हैं, सफरिंग जो भी आई है और जो भी लोकल अफेक्शन आए हैं, वो सब मिलके क्या बनाएगा? कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जैक्ट कैरेक्टर होना चाहिए. जो लोकल अफेक्शन है ना उसका भी क्या? एग्जैक्ट कैरेक्टर. तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या करना है कि ऑल द चेंजेस, सफरिंग एंड सिम्टम ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट हेल्थ एंड विच मे हैव बीन प्रीवियसली नोटिस्ड व्हेन नो मेडिसिन. मतलब मेडिसिन देने से पहले, मतलब जैसे किसी ने मेडिसिन खा ली तो उससे पहले क्या था, इसको लेना है. कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज कि जैसे किसी ने सप्रेस कर लिया तो उससे पहले जो एग्जैक्ट कैरेक्टर था ना डिसीज का वो पता नहीं, तो पता चले वो एलोपैथिक खा के आ गया तो फिर अपन को क्या मिलेगा? एग्जैक्ट कैरेक्टर मिलेगा क्या? है ना? नहीं मिलेगा. एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है उस लोकल उस डिसीज. देखो ऐसा मत करना कि ये एलोपैथिक डिसीज खा के आया तो उसके बाद अपन को असेसरी सिम्टम आ गए. ऐसा होता है क्या? हेलो, कोई बताओ जल्दी मुझे. नहीं तो फिर अपन वो डिसीज को वो पहले जैसी स्टेट में लाने के लिए अपन एंटीडोट क्यों करते हैं? नक्सोमिका सल्फर का क्यों यूज करते? नहीं करते ना. सर एक अगर बार वैसा और होता तो क्वेश्चन बोल दीजिए ना आप. क्वेश्चन ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन देने से क्या एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन आएंगे, डिसीज आएंगे? नहीं सर, क्योंकि वो वो तो एलोपैथिक मेडिसिन जो हम दे रहे हैं वो पेलिएट करने के लिए दे रहे हैं ना, मतलब जो भी सिम्टम है उसका. तो अपन को फिर वहां पे एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं पता चलेगा ना. तो इस पेशेंट से पूछना है कि आपकी हेल्थ में जो मेडिसिन खाने से एलोपैथिक वगैरह कुछ खा के आया तो उससे पहले क्या चेंजेस थे, उसको लेना है. ऑल द चेंजेस, सफरिंग, जो भी पेशेंट ने ऑब्जर्व किया हेल्थ में उसको बताना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है. तभी अपन पैथोजेनेटिक इफेक्ट जान पाएंगे कि भाई कंप्लीट क्योर, कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज कब बनेगी? जब अपन सारे चेंजेस लेंगे, पूरी सफरिंग्स को, उसकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आए थे जब वो बीमार हुआ था तब. नहीं तो पता चले वो कोई मेडिसिन खा के आया तो वो कैसे पता करोगे? तो अपन उससे पूछो कि इससे पहले मेडिसिन से एंटीडोट, मतलब एलोपैथी से दबने से पहले आपने क्या क्या चेंजेस महसूस किए थे, उनको लोगे. नहीं तो फिर उसमें एलोपैथिक की वजह से जो भी हुआ है उसको दबाओ, उसको थोड़ी दिन वेट करो, जो अपन करते हैं. 193, 193 में क्या बोला है? अपन को कैसे एम्प्लॉय करना है? एम्प्लॉय ओनली इंटरनली. ठीक है. मेडिसिन को कैसे इंटरनली ही देनी है? डिसीज बी आउट ऑफ रिसेंट ओरिजिन वेरी फर्स्ट डोज. मतलब अगर भले ही रिसेंट ओरिजिन की है तब भी अपन को इंटरनली देनी है. और यहाँ पे ये बोला है कि जैसे ही आपका जो लोकल अफेक्शन जो है ना वो किस पे डिपेंड करते हैं? रेस्ट ऑफ द होल बॉडी, होल बॉडी पे डिपेंड करते हैं. अगर होल बॉडी को ठीक कर दिया ना तो लोकल अफेक्शन भी चले जाएंगे. ठीक है. तो मोस्ट कंसिडरेबल इन स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ द होल डिसीज, अगर अपन ने स्ट्राइकिंग सिम्टम लिए हैं, है ना, और कौन से लिए हैं? मोस्ट कंसिडरेबल सिम्टम डिसीज के लिए हैं जो कि होल ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं. तो अगर वो चले जाएंगे ना तो आपका लोकल अफेक्शन भी यूं ही चले जाएगा. ठीक है. तो अपन को स्क्रीन चल रही ना? स्क्रीन दिख रही है ना? यस बोल सर. भी नहीं रहा. 193 में उनने ये बोला है कि जब आप इंटरनल मेडिसिन देते हो, ठीक है, तो इंटरनल मेडिसिन देने के बाद जो डिसीज कंडीशन है ना उसके लोकल अफेक्शन भी चले जाएंगे और जैसे अंदर के चले जाएंगे ना तो लोकल भी जाने ही वाले हैं. ऐसा बोला है क्योंकि जो लोकल सिम्टम है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो टोटली डिपेंड है रेस्ट ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी के जो चेंजेस है उन्हीं पे वो डिपेंड करते हैं. ठीक है. तो ये बात की है. और तुम लोग को ये सार समझ में आ जाए, एफोरिज्म भले ही नहीं रटा है लेकिन अगर आज सार समझ में आ गया ना तो वो ज्यादा मैटर करता है. 194 में क्या बोला है कि
194 में इन्होंने ये बोला है, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, अपन को कभी भी एक्सटर्नल रेमेडी नहीं देनी चाहिए। ट्रीटमेंट इज टू बी स्टार्टेड एज जनरल, ठीक है। तो वो होल सिम्टम को लेना है, जनरल सिम्टम्स को लेना है, एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर अपन इस तरीके का करते हैं तो वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो नाइदर एक्यूट नॉर क्रॉनिक, चाहे एक्यूट डिसीज हो चाहे क्रॉनिक डिसीज हो, अपन को एक्सटर्नली मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी है। 194 की बात कर रहा हूँ, आगे बोलेंगे वो कब करना है, ठीक है। बट दे विल यील्ड व्हेन ट्रीटेड बाय जनरल। अगर अपन इस तरीके के करते हैं ना, नॉन एंटीसोरिक अगर अपन करते हैं या एक्सटर्नली अप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, वहां पे डिसीज जो है वो अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी, वो सिम्टम ही नहीं बचेंगे और वो लेटेंट स्टेज में चले जाएगा। सोरा आपका किस स्टेज में चला जाएगा, लेटेंट स्टेज में चला जाएगा। आया समझ में? कौन सा एफोरिज्म है? 194। तो 194 में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, कभी भी आपको एक्सटर्नली नहीं देनी चाहिए, इंटरनली ही देना है। टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह नहीं देने हैं, है ना, चाहे कुछ भी हो, नहीं तो वो किस में चले जाएगा, सोरा आपका लेटेंट स्टेज में, ठीक है। आया कि नहीं आया? सोरा किस में चले जाएगा, लेटेंट इंटीरियर में चला जाएगा और प्रोबेबल क्रॉनिक डिसीज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर एक्यूटली भी प्रिस्क्राइब कर रहे हो ना, बेलाडोना, रस्टोक, एकोनाइट, जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हो ना, वो इंटरनली प्रिस्क्राइब करना है, एक्सटर्नली नहीं करना है ना। आ गया? वन 194 कोई मुझे यस। बताओ। उसमें यही बोला है कि चाहे एक्यूट डिसीज हो चाहे क्रॉनिक डिसीज हो, कोई भी एक्सटर्नल रेमेडी नहीं देनी है। ट्रीटमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। जब भी अपन इस तरीके का करते हैं एक्सटर्नल वाला, तो सोरा स्पॉइल हो जाएगा और वो किस में चला जाएगा, लेटेंट स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो एक्यूट कंडीशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, एक्यूट को आपको मैनेज करना है तो एकोनाइट, रस्टोक्स, बेलाडोना, मरकरी जैसी एक्यूट रेमेडीज आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बट उसको एक्सटर्नली नहीं देना है। 196 में बोलते हैं कि लोकल मेलेडीज को अगर आपको क्योर करना है तो आपको मेडिसिन कैसी देनी चाहिए, इंटरनली भी देनी चाहिए और एक्सटर्नली भी देनी चाहिए। इससे क्या होने वाला है, इससे ये होगा कि हेस्टन हो जाएगा, जल्दी से ट्रीटमेंट होगा। देखो अभी तक तो मना कर रहे थे, वो क्या मना कर रहे थे, वो मत दो मत दो मत दो मत दो, ठीक है। पर 196 में क्या बोल दिया उनने, क्या बोल दिया उनने, आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जल्दी, रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाएगा, हेस्टन हो जाएगा। कैसे जल्दी से होगा, कब जल्दी से होगा, जब आपने होम्योपैथिकली टोटालिटी बनाई है, इंटरनल रेमेडी निकाली है, उसी को आप कहाँ पे दे रहे हो, एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो। सब पता है तुम लोग को, है ना, मुझे पता है कि सबको सब आता है, बस ये नहीं पता है कि कहाँ लिखा रहता है और गन में लिखा है क्या, ऐसा नहीं पता रहता ना। तो हाँ लिखा है, 196 में ने लिखा है कि आप अगर टोटालिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे जो रेमेडी आती है वो ही अगर एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हो तो क्योर जो है वो हेस्टिन हो जाएगा, यानी जल्दी से क्योर होगा। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर सल्फर अगर ऑइंटमेंट लगाते हैं और अंदर से अपन थूजा दे रहे हैं तो ये क्या सही है? नो सर। अगर अपन अंदर से अगर अर्निका देते हैं और बाहर से कैलेंडुला लगवा रहे हैं तो ये सही है? नो सर, जो अंदर से मतलब इंटरनल दे रहे हैं वही एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए। हाँ, तो ये बोला है इन्होंने। और 197 में क्या बोलते हैं ये, कि जब इस तरीके का ट्रीटमेंट दोगे ना तो ये सोरा में तो चल जाएगा, पर सिफिलिस और साइकोसिस में नहीं चलने वाला है ये, ठीक है। इट माइट, यहाँ पे ये बोला है कि लोकल एप्लीकेशन इनएडमाइसेबल, इनएडमाइसेबल नहीं है यहाँ पे। लोकल सिम्टम जो है, for local symptom arising from the miasm of Sora, but also especially for those originating of the miasm, syphilis and psychosis for simultaneously along with the internal employment of the remedy। यहाँ पे ये बोला है कि इसका टॉपिकल या लोकल अप्लीकेशन देने का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो इंटरनल डिसीज है उसके सिम्टम तो अपन को दिखते नहीं और एक्सटर्नल जो दिख रहा है उसको भी अपन ने क्या कर दिया,
हट जाएंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। और क्रोनिक डिसीज है वो माइजम की वजह से आई है। तो यहाँ पे दिस ट्रीटमेंट हाउएवर इज क्वाइट इनमाइंडेबल नॉट ओनली फॉर द लोकल सिम्टम अराइजिंग फ्रॉम द मियाजम सोरा बट ऑल्सो एंड स्पेशली फॉर ओरिजिन। मेनली तो साइकोसिफिलिस के केसेस में और साथ में सोरिक मियाजम के केसेस में भी आपको क्या इस तरीके का कबाड़ा नहीं करना है, लोकल एप्लीकेशन नहीं देने चाहिए। समझ में आया? इनएडमाइसेबल कब है? सोरिक केस में तो है ही, पर मेनली साइकोसिफिलिस में मेनली। ठीक है, लोकल ट्रीटमेंट आपको ऐसे केसेस में लोकली रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, क्रोनिक डिसीज है, और क्रोनिक डिसीज के केसेस में अगर अपन ने तुरंत एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे दिया तो उससे एक्सटर्नल डिसीज तो चली जाएगी और इंटरनली और ज्यादा डिरेंज होने लगेगा ना बंदा। आया कि नहीं आया? क्या बता रहा हूँ, मियाज्म के केसेस में तो नहीं देना है, मियाज्मेटिक डिसीज यस है, सर। क्रोनिक डिसीज है, तो वहां पे मत देना लोकल वगैरह, लोकल अफेक्शन वो ठीक करना ही नहीं, क्योंकि अगर लोकल ठीक कर दिया ना तो और डिसीज अंदर डिरेंज हो जाएगी और डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो मेनली तो मत ही दो, समझ रहे हो? अगर छोटे मोटे इंजरी होती है तब ऐसे केसेस में दे दो वो, क्योंकि मैजम की वजह से नहीं आती ना। समझ में आता है कि नहीं? सर इसलिए यस अपन सर। इंजरी के केसेस में दे देते हैं, लेकिन अगर कोई क्रॉनिकली डिसीज है तो उसमें नहीं देना है। जैसे अपन किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो जैसे एलोपैथिक में देते हैं ना, ऑइंटमेंट्स वगैरह देते हैं, मसाज के लिए देते हैं, तो ये सब चीजें अपन थोड़ी देना है, अपन को नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, वो लोकली जो इन्फ्लामेशन के साइन है वो भी चले जाएंगे, वो डिटोरिएशन हो जाएगा, है ना? तो अब 198 बज गए, 11 बज गए। ये दो एफोरिज्म करके मैं अपने टॉपिक को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो 198 को बताता हूँ, इसमें क्या लिखा है? ओनली लोकल एप्लीकेशन इवन व्हेन इट रिमूव द लोकल सिम्टम विल नेवर क्योर द इंटरनल। वही लोकल एप्लीकेशन क्या करते हैं, किसको हटा देंगे, आपकी लोकल डिसीज को तो हटा देंगे, पर वो क्रोनिक मायाज्मेटिक डिसीज है उसको थोड़ी हटा पाएगा वो। और फिर इससे क्रोनिक मायाज्मेटिक डिसीज जो है और किस में चला जाएगा, डाउट में चला जाएगा, ऑब्सक्योरिटी में चली जाएगी, चीप सिम्टम तो चले जाएंगे, और और जो भी भारी भारी चीप सिम्टम थे वो तो चले जाएंगे, और इंटरनल डिसीज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो 198 में क्या बोला है कि अगर अपन टॉपिकल इम्प्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, तो लोकल एप्लीकेशन देते हैं अगर क्रोनिक डिसीज के केसेस में, तो क्या होगा, क्रोनिक डिसीज के जो मेन चीफ सिम्टम है वो तो चले जाएंगे, और फिर इंटरनल नहीं दोगे तो इससे हेल्थ जो है वो डाउट में रहेगी कि भाई ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, अपन को पता ही नहीं चल पाएगा, है ना? तो लोकल अफेक्शन चले जाएंगे बट अपन अंदर से ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा बोला है 198 नंबर के एफोरिज्म में कि लोकल एप्लीकेशन अगर देते हैं तो लोकल तो चले जाएंगे बट अंदर वाला चीज और डिटोरिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज बताया इन लोगों ने। लोकल डिसीज को अगर लोकल सिम्टम्स को अगर अपन इनके बेस पे अगर अपन सिलेक्ट करते हैं, लोकल डिसीज या लोकल सिम्टम के बेस पे अगर सिलेक्टेड करते हैं और उन्हीं को हटा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि नो पेक्यूलियर सिम्टम, फिर बाद में तो कोई पेक्यूलियर सिम्टम बचने ही नहीं वाले, तो फिर अपन कैसे टोटालिटी बनाएंगे आगे। पर 199 में ये बोलते हैं कि अगर ये एक्सटर्नल सिम्टम जो है वो टॉपिकल एप्लीकेशन से, जैसे नाइफ से कॉटराइजेशन ये करवा के रिमूव कर दिए हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पहले, तब अपन को क्या करना चाहिए, तब जो सिलेक्टेड रेमेडी है हैज रेस्टेड इन डिस्ट्रॉयड इन दिस ट्रीटमेंट बिफोर बिकम मोर डिफिकल्ट। देखो कोई अगर ये इस तरीके से करवा के आया है, क्या करवा के आया है, अ, अगर अपन होम्योपैथिकली अपन सिलेक्ट नहीं कर पाए, एक तो पहली बात तो उन्होंने बोली 199 में कि अगर अपन होम्योपैथिकली सिलेक्ट करने में डिफिकल्ट अपन नहीं डिस्कवर कर पाए, और वो बंदा किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट लेके आया, कोरोसिव ट्रीटमेंट लेके आया है, जैसे सिफिलिटिक डिसीज में कोरोसिव ट्रीटमेंट लगा के आया है, कोई नाइफ से कटवा के लाया डिसीज को, या कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट लेके आया है वो, जिससे उसके लोकल सिम्टम क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, तो अब होम्योपैथिकली सिलेक्टेड करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे केसेस में तो और ज्यादा मुश्किल आने वाली है। ठीक है, तो पर अगर ऐसे केसेस आते हैं तो अपन को क्या करना है, इंटरनली होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी देंगे ना, तो वो डिसीज को दोबारा आने से रोकेगा। ठीक है, क्योंकि वो भले एक्सटर्नली तो हटवा के आ गया है, पर एक बार अपन इंटरनल दे देंगे तो वो डबल नहीं होगी ना। तो
अगर अपन परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं और बंदे ने क्या करवा लिया है, डिस्ट्रॉय करवा लिया एक्सटर्नल सिम्टम्स को, तो ऐसे केसेस में और ज्यादा डिफिकल्टी आएगी होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज करने में। ठीक है, क्योंकि सिम्टम तो बचे ही नहीं है, ऐसा बोला है। आ गया। 199 में ये बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, कि जब अपन एक्सटर्नल सिम्टम्स को रिमूव करवा देते हैं, किसके द्वारा, नाइफ, कोट्राइजेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन के द्वारा, और होम्योपैथिक रेमेडी भी अपन डिस्कवर नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रेमेडी सिलेक्शन करना अब और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हम अब ये सब हो चुका है, करवा लिया उसने, तो इंटरनली अगर अपन एम्प्लॉय करेंगे अब भी, तो वो डिसीज जो है कम्प्लीटली एनिलेटेड हो सकती है, क्योंकि अब वो दोबारा नहीं आएगी ना, अगर अपन उसको इस तरीके से, नहीं तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। 200 में क्या बोला है उनने, चलो 200 के बाद अपन कल देख लेंगे, है ना। अभी 200 यहाँ तक के क्लियर हो गए ना। 202 से आपको वो फिर क्रोनिक मायाजम समझ में आएगा। क्रोनिक मायाजम अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो नया टॉपिक है, तो वो कल बता दूंगा। अभी सोना नहीं, अभी अपना दूसरा टॉपिक आएगा। अभी मुझे कोई बताओ क्या क्या पढ़ा अपन ने। वन साइडेड डिसीज में पढ़ी अपन ने लोकल और इंटरनल वन साइडेड डिसीज। इसको अगर तुम लोग चाहोगे तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अ, अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला था उस पर आता हूँ। कोई मुझे बताएगा जल्दी जल्दी पाइल्स की रेमेडी सर फटाफट। एलोज, एस्क्यूलस, और नाइट्रिक एसिड, और जल्दी से बताओ कोई एक जन। एलोए हो गई। अरे सब लोग बोलो अपनी 5-5 दवाएं, 5-5 सबको बतानी, जल्दी जल्दी बताओ फिर जल्दी, क्योंकि 11-5 को तो आए हैं, तो इसके बाद अपन टाइम तो लेंगे आज। 12-5 तक क्लास होगी, जल्दी से बताओ सब लोग, एक एक मेडिसिन सब बता दो। 5-5, 5-5 बताओ यार, जल्दी जल्दी। कालीकार भी देते हैं, एस्क्यूलस है, और एक सीस, और ये आर से है एक मेडिसिन, और और एलोज है सर। बस इतनी है तुम लोग की डिक्शनरी में भी, इतनी है। सर इतने ही रतानिया, पता है, सल्फर, एलोज, नाइट्रिक एसिड, रतनिया और रेटानिया, हाँ। रतनिया, सल्फर, और पाइल्स की, हेमरोइड्स की कितनी मेडिसिन है। तुम म्यूरियाटिक लोगों ने कौन, एसिड, म्यूरेटिक एसिड, और सर नाइट्रिक रतनिया, एसिड भी है। नाइट्रिक एसिड, और तो मैं वहां से शुरू करूंगा ना जो तुमने कभी नहीं सुनी है, वहीं से शुरू करूंगा आज। ठीक है। अ, चलो तुम लोगों ने क्या क्या बता दिया, नाइट्रिक एसिड बता दिया, एलोए बता दिया, हेमामेलिस भी है, हेमामेलिस, हाँ हेमामालिस, जो एस्कुलस, एस्कुलस हेमामालिस बता दी, सल्फर बता दी, नाइट्रिक एसिड बता दी, और कौन सी बताई, रतनिया बता दी, है ना। और कालीकार कालीकार, और कालीकार नहीं है उसमें, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं। मैंने। और एलियंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी कीनोट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, तो अपन को रेंडम पता होना चाहिए। वैसे तो अपन टोटलिटी लेते ही हैं, पर अगर बाय चांस कुछ नहीं मिला तो फिर वहां के बैठे रहोगे, भगा दोगे उसको, तो कुछ तो दोगे। तो अभी तुम लोग को एक्सपर्ट बनाया जाएगा अभी इस क्लास में। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं फोटो ही खींच के पढ़ा देता हूँ इससे, क्योंकि अगर मैं एलियंस में सर्च करवाऊंगा तो उसमें ज्यादा सही नहीं होगा। स्क्रीन पे देखते जाना तुम लोग। सर इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं अभी दिखेगा ना, अभी थोड़ी दिखेगा, अभी दिखेगा, दिखेगा। अरे सुनना है मेनली, तो देखना थोड़ी ना है ना। चलो सुन लो, बेसिकली ये सब भेज दिया जाएगा, है ना। चलो, एंटीमोनियम क्रूडम
देते हैं कि नहीं देते कभी? एंटीमोनियम क्रूडम जो है उसमें कैसा रहेगा पाइल्स? म्यूकस वाला, येलो म्यूकस आएगा, ओजिंग येलो म्यूकस फ्रॉम द एनस और इकोरस डिस्चार्ज। तो एंटीमोनियम क्रूडम में क्या रहेगा? म्यूकस, येलो म्यूकस, ओजिंग। जो तुम लोगों ने नहीं बताई थी उनको सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। ओजिंग वाला हो गया, येलो म्यूकस। एलियम सेपा के कैसे होते हैं? एलियम सेपा में भी है चिल्ड्रंस के हेमरॉइड्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि सिटिंग से ग्रेविट होते हैं और मूविंग से रिलीफ मिलेगा। मोशन से रिलीफ और सिटिंग से क्या होने वाले हैं ये? वो सिटिंग से ग्रेविट और मोशन से रिलीफ। ठीक है, मूविंग अबाउट से इसमें रिलीफ मिलेगा, सिटिंग से दिक्कत होगी। हेमरॉइड ऑफ द चिल्ड्रन, एलियम सेपा। कुकुम्बर वगैरह सैलेड से दिक्कत होती है ना उसको, कोली की पेन होता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है कोलिक? उसको फीट वेट होने की वजह से। पैर इसके क्या हो जाते हैं एलियम सेपा के? जब इसके फीट वेट हो जाते, गीले हो जाते पैर, कुकुम्बर लेने से, सैलेड लेने से। हाँ चार्जर मिलेगा 2 मिनट फोन चालू एक बार। ठीक है, ले लो। नहीं, चार्ज भी लगाना चालू उसका नहीं, 2 मिनट में चालू हो जाएगा फोन लगा। ये ले जाओ, मेरे को दे देना 10 मिनट। नहीं लगाऊंगा, चालू बस कर दो। चाबी है ना अपने पास? एक हेलो, डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे? ये कौन से मेडिसिन पे थे अपन? एलियम सीपा सर। एलियम सिपा को किसी को पता था कि हेमरोइड्स ऑफ द चिल्ड्रन सीटिंग से एग्रावेट और मूविंग से उसको क्या मिलता है? आराम मिलता है। अभी इसके अलावा तुम लोगों ने कौन सी? अब्रोटिनम। एब्रोटिनम के कैसे होते हैं? रोमेटिज्म के साथ अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, कोकुलस के कैसे होते हैं? हर पीरियड, जब पीरियड आता है ना उसके बाद। कोकुलस के कैसे होंगे? आफ्टर ईच पीरियड। पीरियड आने के बाद अगर किसी को होते हैं हेमरोइड्स तो उसमें कोकुलस। आर्सेनिकम एल्बम सोची है किसी ने हेमरोइड्स में? आर्सेनिकम एल्बम को भी होते हैं हेमरोइड्स, जिसमें क्या कैसा पेन होता है? स्टीचिंग पेन। ठीक है, तो आर्सेनिक एल्बम को भी होता है हेमरोइड्स और स्टीचिंग पेन होता है उसमें। ठीक है, और जब ये स्टिचिंग पेन इसको कब होता है आर्सेनिकम एल्बम को? व्हेन वॉकिंग और सिटिंग। आपका चार्जर दे दीजिए, ये मैं लगा लूंगा प्लग। तो नहीं वो खुल रही उससे। नहीं खोल रहा, यहाँ पे लगा। चाबी उसकी नहीं काम कर रही क्या? नहीं, एक वाली लॉक की होगी ना। नहीं, वो दोनों लॉक की है। नहीं खोल रहा उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। फोन लगा दो। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आ गया ना समझ में? कौन सी पे थे अपन? कोकुलस का हो गया था ना? यस सर, भाई आर्सेनिक एल्बम। कोकुलस की आर्सेनिक आर्सेनिक एल्बम का क्या था? इसमें ना वॉकिंग जो है, जब भी ये स्टिचिंग पेन होता है इसको, और व्हेन वॉकिंग और सिटिंग नॉट एट स्टूल, स्टूल के दौरान इसको नहीं होता। हेमरोइड्स जो है इसमें स्टिचिंग पेन की रेमेडी आर्सेनिक। स्टिचिंग में अपन ब्रायनी वगैरह सोचते हैं, आर्सेनिक को सोचना है स्टिचिंग पेन होगा, और उसमें वॉकिंग पे नहीं होगा ये पेन। मतलब स्टिचिंग पेन जो है कब होगा? वॉकिंग पे होगा, सिटिंग पे होगा, पर स्टूल के दौरान स्टिचिंग पेन नहीं होता आर्सेनिक को। और इसमें एग्रावेट होगा हीट से। ठीक है, फिसर्स भी होते हैं, बर्निंग होती है उनमें आर्सेनिक में। फिर जो रेमेडी तुम लोगों ने, सीपिया भी है। सीपिया में कैसे रहता है? इसमें भी हेमरोइड्स रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हार्ड स्टूल, और बाल्स में नोटी बाल लाइक स्टूल रहेगा, हार्ड स्टूल रहता है सीपिया को। तो सीपिया भी हेमरोइड्स की है, वो बाल लाइक स्टूल के साथ रहेगा उसमें। और
ऐसे जैसे कि एनस वाले रीजन में कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, और स्टूल पास करने के बाद उसको रिलीफ मिलता है, इसे बाल लाइक सेंसेशन रहता है स्टूल में, और जो कि रिलीफ किससे हो जाता है, स्टूल से। और इग्निशिया, इग्निशिया तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ही सही। इग्निशिया में कैसे रहते हैं, शॉर्ट स्टूल प्रोट्रूड हो पे जाते रहता हैं। है sir। हाँ, वही प्रोट्रूड हो जाते हैं स्टूल के दौरान, और वो स्टिचिंग होंगे वहां पे, ठीक है। तो वॉकिंग से इसको एमुलेशन है, इग्निशिया को, ठीक है। और अब इसके बाद जो तुम लोगों ने लेकेसिस, लेकेसिस क्लाइमेट्रिक एज में अगर किसी को होता है हॉट प्रस्पिरेशन के साथ ड्रंकार्ड्स के हेमरोइड्स में सोचना है, जैसे ड्रंकार्ड्स को अगर हेमरोइड और हेडेक होता है तो उसमें दे देना, और क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप वालों को दे देना। अब इसके बाद एनाकार्डियम का, एनाकार्डियम में भी होते हैं, कैसा सेंसेशन आता है एनाकार्डियम में, प्लग लाइक ना, एनाकार्डियम में कैसा प्लग लाइक सेंसेशन है, हेमरोइड एंड Yes sir। कॉन्स्टिपेशन, प्लग लाइक सेंसेशन, और रेक्टम में पावर नहीं बचती है। तो एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब तब करोगे जब प्लग लाइक सेंसेशन हो, कॉन्स्टिपेशन, हेमरोइड्स हो, और पावरलेस एनस मिले। बेरेटा का आप कब दोगे, जब यूरिनेशन के दौरान हेमरोइड्स प्रोट्रूड हो जाते हैं, तब बेरेटा का। यूरिनेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, प्रोट्रूड, तब क्या देना है, अभी याद भी हो जाएगा कि बेरेटा का मतलब यूरिनेशन के दौरान क्या हो सर जाते हैं, हेमरोइड म्यूरिएटिक एसिड में प्रोट्रूड। भी तो यही है। हाँ, म्यूरेटिक एसिड का भी बताऊंगा ना। म्यूरेटिक एसिड में अपन मेनली कब देखते हैं कि उसमें ब्लू, ब्लू स्वेलिंग, स्वेलन से ब्लू रहेगा, स्वेलन रहेगा, ये सारी कंडीशन है। और वेरी सेंसिटिव रहेगा एनस। म्यूरेटिक एसिड का बता रहा हूँ, देखो म्यूरेटिक एसिड में क्या है, ब्लू, मेनली तो ब्लू कलर के लिए जाने जाते हैं, टच करोगे तो पेन होगा उसको, और इतना शोर है कि टच को बिल्कुल, जैसे कि वो यूरिनेशन के दौरान प्रोट्रूड तो हो ही जाते हैं, पर बेरेटा में एक ही लाइन लिखी हुई है। बाकी म्यूरेटिक का अपन और भी कर सकते हैं, आ रहा है। एलियंस के अकॉर्डिंग जो है म्यूरेटिक में एक लाइन नहीं लिखी है, म्यूरेटिक में बहुत सारे सिम्टम और भी मिल जाएंगे, तो बेरेटा का एक ही है। हो गया ना, बोलिए। तो बेरेटा में क्या है, बेरेटा में वाइल यूरिनेशन प्रोट्रूड होगा। एक ही लाइन लिखी हुई है लेंस में। बाकी म्यूरेटिक एसिड में आपको ब्लू वाली लाइन मिल जाएगी, साथ में सेंसिटिवनेस मिलेगा, ठीक है, टच के लिए, और यूरिनेशन के दौरान प्रोलेप्स हो जाएगा। तो अगर प्रोलेप्स लिखा है, देखो अब ये लेंस का मैं पीजी का बता रहा हूँ, उसमें प्रोलेप्स लिखा है और यहाँ प्रोट्रूड लिखा है, बेरेटा में प्रोट्रूजन और वहाँ प्रोलेप्स, वो चीजों का छोटा छोटा माइनर वहाँ पे वो डिफरेंस करते हैं पीजी वाले। पीजी वालों का बता रहा हूँ, बाकी अपने लिए कोई काम का नहीं। कास्टिकम का भी पाए, कास्टिकम में कैसे होते हैं, कास्टिकम में इनफेक्चुअल डिजायर रहेगी, बार बार जैसे नक्सोमी का कोई इनफेक्चुअल डिजायर रहती है ना, तब उसको कास्टिकम को भी होती है। और कास्टिकम में क्या रहेगा कि स्टूल पासेस बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग में बेटर हो जाएगा इसका, ठीक है। और बार बार उसको स्टूल पास करने की डिजायर होगी, ठीक है। इसके साथ में इसको ग्रीसी, साइनिंग और ग्रीसी दिखेगा। और बच्चों में क्या होता है, एन्यूरेसिस हो जाता है। वो तो बताइए कि कास्टिकम को इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता ही है। अब देखो जो तुम लोगों ने सबसे फेमस फेमस बताई थी, नाइट्रिक एसिड, तो सबकी फेमस, सबकी पॉपुलर रेमेडीज की अब चर्चा करते हैं। अब जो मेन है, अब इसको ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की चीज है। नाइट्रिक एसिड तब दोगे जब स्प्लिंटर लाइक पेन होने वाला है, ठीक है। रेक्टम में कैसा पेन मिले आपको, स्प्लिंटर लाइक पेन मिल जाए, ठीक है। जैसे कि एनस टोर्न हो चुका है, उसमें फिशर, जैसे कि एनस में मेनली नाइट्रिक एसिड फिशर और टोर्न, एनस जैसे कट चुका है, फिशर हो गए, और स्प्लिंटर लाइक पेन हो, है ना, जो कि कई घंटे तक बना रहा है स्प्लिंटर लाइक, है ना। और ये फिशर्स अगर रेक्टम में मिल जाए, जिसमें लेंसिनेटिंग टाइप के पेन हो, टोर्न लाइक सेंसेशन हो, और कैसा हो, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, लेंसिनेटिंग पेन हो, और सॉफ्ट स्टूल के बावजूद भी अगर उसको पेन हो, लेंसिनेटिंग इवन आफ्टर सॉफ्ट स्टूल, सॉफ्ट स्टूल के बाद भी, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हार्ड स्टूल से नहीं, नाइट्रिक एसिड को फिशर है, तो फिशर की वजह से क्या हो रहा है, उसको
इस तरीके के पेन आ रहे हैं। फिशर जो होते हैं, सबको पता होगा फिशर क्या होता है, तो सर्जरी में पढ़ लेना फिशर, पाइल्स और फिस्टुला। तो फिशर जो है, इसमें फिशर की वजह से जो टीयरिंग लेंसिनेटिंग टाइप का पेन होता है ना, उसमें कौन सी दोगे, और स्प्लिंटर लाइक पेन, फिर वो ब्लीडिंग हो सकती है ना, इसके साथ में कटिंग पेन, ये सारा एलेंस का लिखा हुआ है ना। उसके बाद इसी के जो सल्फर, अब सल्फर को देखो, सल्फर में क्या होता है, हेमरोइड्स होते हैं वो, अगर किसी ने ऑइंटमेंट्स लगा लगा के हेमरोइड्स को ट्रीट किया है, स्टूल हार्ड आता है उसका, नोटी, और इतना कि बच्चा जो है वो डरता है स्टूल पास करने से, ठीक है। और मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा कि डायरिया के साथ अल्टरनेट भी कर सकता है ये, कॉन्स्टिपेशन वगैरह डायरिया के साथ अल्टरनेट कर सकता है। हार्ड स्टूल आता है, नोटी, बर्निंग होएगी, तो सल्फर में बर्निंग मिलेगी, ऑइंटमेंट से ट्रीटमेंट की हिस्ट्री लेके आएगा, और चाइल्ड जो है वो जाएगा नहीं, स्टूल पास करने से घबराएगा वो, है ना, इतना ज़्यादा उसको पेनफुल और बर्निंग हो रही है, ऐसा सल्फर में बताया है। अब सल्फर के अलावा कौन सी थी, सल्फर हो गई, नाइट्रिक एसिड हो गई। अब बात करते हैं किसकी, हेमा मालिश की, सबकी प्यारी प्यारी दवाई की बात कर रहे हैं। हेमा मालिश में कैसे होंगे, यहाँ पे वीनस कंजेशन होता है हेमा मालिश में, तो इसमें ब्लीडिंग कैसी होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है हेमा मालिश में, फुलनेस, हेवीनेस, ठीक है। तो कंजेशन है तो फुलनेस हेवीनेस रहेगा, वीनस कंजेशन की वजह से होते हैं इसको हेमरोइड्स, और ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की रेमेडी हेमा मालिश, सोरनेस, रानेस, और पाइल्स प्रोट्रूड इसमें भी हो जाते हैं, ठीक है, पाइल्स। और इसके साथ में मतलब यहाँ पे प्रोस्ट्रेशन इतना, हेमा मालिश को बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, प्रोस्ट्रेशन, मतलब जितना ब्लड लॉस हुआ है ना, उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा वो बंदा क्या हो जाएगा, प्रोस्ट्रेटेड। मतलब भले कम ब्लीडिंग हुई उसके बावजूद अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड हो गया है, उसके उसको एनस में क्या ब्लूनेस दिखेगी आपको, और ब्लूनेस, सोरनेस, रानेस, मतलब एकदम रेड, ब्लू ब्लू हो गया है, हेमरोइड्स में ब्लीडिंग हो रही है, और कम ब्लीडिंग हो इसके बावजूद भी इंसान कैसा हो गया, प्रोस्ट्रेटेड हो चुका है, तब अपन को कौन सी सोचना है, हेमा मालिश। मैं अभी पूछूंगा, एक एक इंडिकेशन सबको बताने पड़ेंगे। हेमा मालिश कब दोगे, क्योंकि आज सीख के जाना है। जब जब कम ब्लीडिंग के बाद भी प्रोस्टेटेड हो जाए, वीनस कंजेशन, ब्लूनेस दिखे तब। हाँ, तब हेमा मालिश। और मिलीफोलियम कब दोगे, इसी से रिलेटेड मिलीफोलियम, मिलीफोलियम जहाँ पे कहीं हेमरोइड को सप्रेस जब करवा लिया ब्लीडिंग है। ज्यादा होगी तब। हाँ, मिलीफोलियम में क्या होता है कि ब्लीडिंग होगी इसमें भी, और यहाँ पे क्या होता है कि सपरेशन करवाया है हेमरोइड्स का विथ ऑपरेशन एंड पल्पेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन, मतलब उसको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग वगैरह में भी, पल्पिटेशन आएंगे, और साथ में जैसे कोई हाइट से गिर जाता है ना, मिलीफोलियम ज्यादातर हाइट से इंजुरी की हिस्ट्री मिलेगी आपको मिलीफोलियम में, वो ऊंचाई से गिर गया है, वो उसको एक पीरियोडिसिटी के साथ मिलीफोलियम में होता है कि 4 PM उसका टाइम स्पेसिफिक दिया हुआ है मिलीफोलियम का, और मिलीफोलियम में पेन लेस ब्लीडिंग होगी, पेन नहीं होगा। मिलीफोलियम की ब्लीडिंग कैसी होगी, ये मिलीफोलियम का PQRS है कि उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पीरियोडिकल होती है, और सप्रेस्ड हेमरोइड की हिस्ट्री लेके आएगा वो, ठीक है। और उसको इंजुरी मिलेगी अपन को, जैसे फाल कहीं से गिर विर गया उसके बाद से ऐसे पाइल्स वगैरह आ रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट फालिंग के बाद, इंजुरी के बाद आ रही है, तो उसमें अपन को मिलीफोलियम, तो मिलीफोलियम हेमा मालिश हो गई, नाइट्रिक एसिड हो गई, यूरेटिक एसिड होगी। अब आपकी प्यारी नक्सोमिका, उसको कैसे भूल गए, नक्सोमिका किसी ने बताई नहीं थी, तो नक्सोमिका कॉन्स्टिपेशन के साथ रहेगा, बार बार इनफेक्चुअल डिजायर बनी रहेगी, और हेमरोइड्स की रेमेडी है, उसको इंडाइजेशन रहता है, डायरिया कॉन्स्टिपेशन उसमें अल्टरनेट करता है, और ऐसा लगता है कि अभी फिनिश नहीं हो पाया है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेसेस पास करता है वो। तो ये सबको पता है इसलिए इसको स्किप करते हैं, अब हो गया है, नक्स का तो सबको ही पता रहता है। अब सल्फर हो गया, अब रोटिनम में रूमेटिज्म के साथ अल्टरनेट करता है। अब एलोए, सबकी जानी मानी एलोए, अब एलोए को भी जान लो कि एलोए में कैसे रहते हैं, ब्लू बंच लाइक रहते हैं, ये सबको याद है इसलिए, ग्रेप्स लाइक, बंच लाइक, बियरिंग डाउन इसमें भी रहता है ना, बियरिंग डाउन सीपिया में भी था, इसमें भी है। ब्लीडिंग होगी, अच्छा एलोए में ब्लीडिंग पाइल से याद रखना है ना, ब्लीडिंग, और सोर, टेंडर, हॉट, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर से आराम मिलता है एलोए को, है ना। और हॉट हॉट वाला सेंसेशन है, रिलीव बाय द कोल्ड, ईचिंग बर्निंग एनस में बनी रहती है, जिसकी वजह से इंसान को नींद ना आए, तो पेशेंट बोलेंगे इतनी ईचिंग होती है, बर्निंग होती है कि रात में नींद नहीं आती,
सो नहीं पाता, तो एलो है, जिसमें ब्लीडिंग भी मिल सकती है, इचिंग भी मिलेगी और बर्निंग भी मिलेगी, ठीक है, और कोल्ड वाटर से आराम मिल जाए। तो कोई एक जन मुझे बता दो एलोए का। अभी एलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, अदर बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अदर बुक पढ़ोगे ना तो सब में सब लिखा है, सब में सभी लिखा है, फिर वहां पे पूरी एक जैसी लगेगी, कुछ डिफरेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब में बीचिंग बर्निंग सब जगह सब सब लिख दिया है, तो वो इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे अपन एलियंस का जो ऑब्जर्वेशन को थोड़ा मायने रख रहे हैं और इसमें फोकस कर रहे हैं। तो मुझे एलोए का जल्दी से कोई बता दो। बस दो चार और बची, जल्दी जल्दी बताओ एलोए का कैसा है। सर ब्लू कलर के होते हैं, ग्रैप लाइक होते हैं, बंच लाइक, बियर एंड डाउन पेन होता है, ब्लीडिंग सोर और ब्लीडिंग पाइल्स होता है जिसमें ईचिंग बर्निंग बनी रहती है, जिसके कारण नींद डिस्टर्ब होती है। हाँ, अब जो ये बेराइटा हो चुकी है एनाकार्डियम, एनाकार्डियम में कैसे बताए थे मैंने, पावर नहीं बचती उसके प्लग रेक्टम में, लाइक वो प्लग लाइक सेंसेशन मेनली याद रखना है। एस्कुलस का जानो, एस्कुलस में ब्लाइंड पाइल्स मिलेंगे आपको, वहां पे ब्लीडिंग नहीं होती, रेयरली ब्लीडिंग। एस्कुलस को आपको ब्लीडिंग पाइल्स में प्रिस्क्राइब नहीं करना है, कौन से में करोगे, रेयरली ब्लीडिंग, कभी कभी ब्लीडिंग होती है तब, और जिसमें बर्निंग मिले, पेन मिले और ब्लाइंड पाइल्स हो। देखो बर्निंग भी है, पेन भी है, ब्लाइंड मतलब पर उसमें ब्लीडिंग नहीं है। और एस्कुलस में एक चीज ये है कि उसमें वो ग्रेवल और स्टिक्स वाला सेंसेशन जो है ना, वो याद रखना है कि फुलनेस रहती है, कि रेक्टम में क्या है, नाइफ लाइक सेंसेशन है, जैसे स्मॉल स्टिक्स उसमें है, से छड़े जो है वो नाइफ लाइक सेंसेशन इसमें रहता है। तो नाइफ वाला, चाकू वाला, स्टिक वाला, वो वही चुभेगा, उसको ये याद रखना है। बाकी बर्निंग, बर्निंग हो रही है पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और फुलनेस याद रखना है। स्टिक और नाइफ वाला सेंसेशन ये एग्जाम पर्पस के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस में कोई काम नहीं आते, ये सब बोलते नहीं कोई। आफ्टर कोलेंसेनिया, कोलेंसेनिया के बाद ये स्कूलस अच्छे काम करती है, ठीक है। और स्टूल जो है वो फॉलो करता है फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन द एनस। मतलब स्टूल के बाद क्या होता है, स्टूल के बाद उसको फुलनेस बनी रहती है, ठीक है, फुलनेस ऑफ रेक्टम और इंटेंस पेन इन द एनस, पूरा पेन बना ही रहता है उसको एनस में, है ना, स्कूलस को, और फुलनेस लगी रहती है। और इसके साथ में ना लंबेगो भी होता है, स्कूलस में ना लंबो सेक्रल बेकेक भी मिलेगा आपको इसके साथ। कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो हो ही रहा है, पर साथ में लंबो सेक्रल जो बेकेक है ना, ये बेकेक प्लस पाइल्स और ब्लाइंड पाइल्स, बर्निंग, ब्लाइंड, रेयरली ब्लीडिंग पाइल्स जो होते हैं पेनफुल होंगे, उसमें दे देना। कौन सी, एस्कुलस। कोलिनसोनिया को जान लो। कोलिनसोनिया में क्या रहता है, लीवर की खराबी, यानी आपका जो पोर्टल कंजेशन होता है ना, उसकी, ये आज का लेक्चर जो करेगा ना, उसको पाइल्स के पेशेंट में इजीली वो डिफरेंशिएट कर पाएगा, कि उसको पता तो रहेगा कि यार एनाकार्डियम भी होती है, यार बेराइटा भी होती है, नहीं तो वो दो चार के अलावा कुछ सोचेगा ही नहीं। समझ में एक माइंड मैप बना रहा हूँ केवल और केवल, कि हमें अपना थोड़ा अच्छे से माइंड को एक्सप्लोर करना है ना। तो इससे इससे ज्यादा तुम एलियन के पन्ने पन्ने ढूंढ लोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। पूरी एलियन का समरी बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके इस रिलेशन में पाइल्स और हेमरोइड वर्ड के केसेस में। कोलोनसोनिया में क्या मिलेगा आपको, लीवर का कंजेशन मिलेगा, पोर्टल कंजेशन मिलेगा, इसकी वजह से लीवर पोर्टल सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। पर कोलोनसोनिया में ब्लीडिंग है, स्कुलस में कैसे थे, रेयरली ब्लीडिंग। कोलोनसेनिया में भी और स्कुलस दोनों में स्टिक वाला सेंसेशन है, पर स्कुलस में नाइफ लाइक था, यहाँ पे नाइफ वर्ड यूज नहीं किया है ना। और इसमें जैसे कि ग्रेवल और सैंड वगैरह है, रेत भर दिए, स्टिक भर दिए, जैसे कि इसमें भी फुलनेस वाला सेंसेशन है, कोलोनसेनिया में भी स्कुलस दोनों में, ठीक है। वहां बेके के साथ एसोसिएटेड था, किसमें, स्कुलस में। अभी जो कोलोनसेनिया होती है ना, इसमें क्या मिलेगा अपन को, डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट भी मिल सकते हैं। कोलिनसोनिया में डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट हो जाएंगे। इसमें इनर्शिया नहीं है, कोलिनसोनिया में लेक ऑफ पावर है। ये यहाँ पे सब लेवल पे मिलेगा, जैसे कोलिनसोनिया लेबर में भी उसको वो नहीं कर पाती, तो उसमें इतना ज्यादा टोन नहीं हुए, लेक ऑफ पावर है, रेक्टम में पावर नहीं है, या उसकी इंटेस्टाइन में इतनी पावर नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है, हार्ड स्टूल आएगा और बहुत पेन होगा, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंसी और पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया जो है उसकी वजह से। यहाँ पे अपन को टोन नहीं है इसमें, ठीक है, लोअर बावेल में इतनी पावर ही नहीं है, टोन नहीं है कि वो क्या कर सके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोलिनसोनिया की।
तो हेमरोइड्स जो है वो अगर कोलिनसोनिया में लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और मेडिसिन बताई थी, कौन सी थी? लिखी नहीं होगी, लिख लिया करो यार। तो सर लिखी कोलिनसोनिया है, जो, अभी तो नहीं बताई। अच्छा नहीं बताई, सब लिखा मैंने प्रेगनेंसी वाली पहले, नहीं बताई। ठीक है। तो मेनली यही है, कोलिनसोनिया जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि मेरे को लगा कि मैंने बताई होगी कोई सी, पर इसमें ही है मेनली, ठीक है। तो कोलिनसोनिया में क्या है, क्योंकि मैं अभी इससे पहले नोट्स बनाया ना लेक्चर लेने से पहले, तो हो सकता है। अब कोलिनसोनिया में क्या है, प्रेगनेंसी जो लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है ना, उसमें अगर आपको हेमरोइड्स मिल रहे हैं तो डायरेक्ट दे देना, ठीक है। वो बेकिया क्लम्बेगो के साथ एसोसिएटेड कौन थी? अपनी स्कूलस। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रेगनेंसी वाली कंप्लेंट के साथ, लेबर वाली कंप्लेंट के साथ। देखो जब कभी क्या होता है, प्लूराइटिस होती है प्रेगनेंसी में और हेमरोइड्स से, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो सो नहीं पा रही। लेडी बोलती है कि अभी प्रेगनेंसी वाली स्टेज में हेमरोइड्स हो गए और सो भी नहीं पा रही, वो इतनी ज्यादा उसको इचिंग हो रही है। तो या कोई हार्ट की कंप्लेंट के साथ उसको हेमरोइड्स है, तो कोलिनसोनिया, ठीक है। अब कास्टिकम बता दी। अमोनियम म्यूर को पता है? अमोनियम म्यूर में हेमरोइड्स होते हैं, जिसमें बर्निंग, स्मार्टिंग, स्टिंगिंग पेन होते हैं रेक्टम में। जैसे स्टूल पास करके आए उसके बाद कुछ घंटों तक क्या होता है, बर्निंग स्मार्टिंग बनी रहती है। तो देखो कोई कितने लोग बोलेंगे हेमरोइड्स हो रहे हैं और जलन होती है, स्टूल के बाद मुझे जलन होती है, हेमरोइड्स हो रहे हैं और साथ में क्या, बर्निंग स्मार्टिंग बनी हुई है, ठीक है। पर यहाँ पे अमोनिया म्यूर में ल्यूकोरिया सप्रेशन मिलेगा, अमोनिया म्यूर में ल्यूकोरिया सप्रेस मिलेगा, और इसके वजह से क्या हो रहा है, हेमरोइड्स हो रहे हैं और साथ में हेमरोइड्स में बर्निंग, स्मार्टिंग, स्टिंगिंग पेन है। और स्टूल पास करने की कुछ घंटों बाद इसको जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्मार्टिंग पेन आ रहा है और स्टिंगिंग हो रहा है। ये बात याद रखनी है। रतनिया, किसी ने बताया था ना रतनिया, तो रतनिया में फिशर की रेमेडी है, याद रखना। उसमें भी स्टूल के बाद बर्निंग रहती है, जैसे मैंने हमें अमोनिया में बोली ना, इसमें भी बर्निंग बचेगी। तो रतनिया जो होती है ना, कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल की रेमेडी है, इसमें बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ता है। प्रोट्रूडेड पाइल्स रहेंगे इसमें, हेमरोइड जो बाहर निकले रहेंगे, उसको इतना ज्यादा पेन होगा जैसे कि चाकू वाला या काट दिया ऐसे वाले रहेंगे सेंसेशन इसमें। जैसे कि पेन आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद जैसे कि ग्लास वगैरह जो है ना, जैसे कोई, जैसे ग्लास चुभ रहा है उसको, ऐसा लगेगा। ग्लास वर स्टिकिंग इन एनस एंड रेक्टम। तो जैसे समझ लो कि कितना ज्यादा पेन होगा। रतनिया बहुत पेनफुल, जैसे फिशर के केसेस में यूज करना है, फिशर की सबसे बेस्ट मेडिसिन रतनिया है। तो फिशर, जिसमें कि बहुत ज्यादा पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल और प्रोट्रूडेड पाइल्स रहेंगे। यहाँ पे हेमरोइड्स जो है प्रोट्रूडेड रहेंगे और लॉन्ग लास्टिंग बर्निंग बनी रहेगी। स्टूल पास करने के बाद बहुत बर्निंग बनी रहती है ना, जिसमें जलन ही जलन है। तो बहुत ज्यादा जलन होती है ना, सल्फर से भी ज्यादा इसमें रतनिया में बहुत ज्यादा रहता है ना। तो बर्निंग इन एनस, उसकी इंटेस्टाइन भी इनएक्टिव रहती है, इसलिए इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो रतनिया में कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल आ रहा है क्योंकि इंटेस्टाइन इतनी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है इसलिए। और इसमें बर्निंग मिलेगी अपन को एनस में, पेन आफ्टर स्टूल, ठीक है, स्टूल के बाद पेन रहता है। हेमामालिस बता दी, मिलीफोलियम बता दी, नक्सोमिका बता दी। लेकेसिस में यही है कि अगर ड्रंकार्ड्स का हेडेक और हेमरोइड होता है तब देना है। अगर हेमरोइड्स क्लाइमेट्रिक एज में मिल रहा है, मिनोपोजल एज के आसपास मिल रहा है, तब देना है, जिसमें हॉट प्लसेस के साथ आ रही है और स्केंटी मेंसेस के साथ, ठीक है। तो अगर स्केंटी मेंसेस है और पाइल्स है तब आपको लेके सोच सकते हैं। स्केंटी मेंसेस के साथ अगर किसी को पाइल्स हो रहे हैं, वो भी क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप में, तब अपन लेकेसिस। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद कॉन्स्टिपेशन उसको रहता है। कॉन्स्टिपेशन कब आने लगता है? प्यूबर्टी के बाद, जब वो पेशेंट घर से बाहर रहता है, घर से बाहर रहता है तब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लाइकोपोडियम घर से बाहर रहने की वजह से उसको होता है प्यूबर्टी के, जब भी जैसे प्यूबर्टी आई उसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो, ठीक है। और इसके बाद इनफेक्चुअल अर्जिंग होगी उसको, ठीक है। तो लाइकोपोडियम को भी इनफेक्चुअल अर्जिंग है और इधर नक्स को भी है, ऐसा है। और इसमें कैसे रहेंगे? प्रोट्रूडिंग, ठीक है। रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोट्रूड होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन और प्रोट्रूजन होता है लाइकोपोडियम में, जैसे मैंने जिस दिन लाइको पढ़ाई थी उस दिन भी बताया था।
तो रेक्टम के कॉन्ट्रेक्शन और प्रोट्रूजन अंदर बाहर होने की वजह से उसको पाइल्स डेवलप हो जाते हैं और फिर वहां से ब्लड आता है। पर ब्लड यहाँ पे मेनली जेनेटिलिया से आता है। जब ये स्टूल के लिए जाता है ना, तब इसको जेनेटियल से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो जेनेटल पार्ट से अगर ब्लीडिंग होती है स्टूल के दौरान, और साथ में कॉन्स्टिपेशन प्यूबर्टी के बाद से बना हुआ है, घर से बाहर जाने की वजह से, अगर किसी को देखो अवे फ्रॉम होम ऑफ इन्फेंट्स विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर तुजा, तुजा कब दोगे? तुजा तो किसी ने नहीं बताई थी क्या? तुजा कब दोगे? पाइल्स स्वेलिंग रहेगी, पेनफुल पाइल्स है तुजा के भी, ठीक है। स्वेलन, और इसमें है ना कोंडाइलोमाटा वार्ट्स वगैरह भी मिल जाएगा एनस के आसपास। सीटिंग के दौरान पेशेंट बोलेगा सीटिंग के दौरान ज्यादा तकलीफ होती है। मोस्ट सीवियर पेन कब होता है? तुजा का पेन सीटिंग में होता है, और स्टूल के साथ थोड़ा सा निकलेगा और थोड़ा वापस अंदर चला जाता है। ये अपन देखें कि स्टूल रिसीड आफ्टर बीइंग पार्टली एक्सपेल, थोड़ा सा स्टूल पास करने के बाद वो स्टूल अंदर चला जाता है। उसको क्या होता है? स्वेलिंग। पाइल्स, पाइल्स जो है त्वचा के कैसे होते हैं? पेनफुल रहेगा, और सीटिंग के बाद मोस्ट सीवियर पेन कब होता है? सीटिंग में। एनस में त्वचा को फिशर्स भी हो सकते हैं, जिसको टच करोगे तो बहुत पेन होगा। त्वचा में फिशर भी है, पाइल्स भी है, पाइल्स पेनफुल है, और सीटिंग के दौरान बहुत सीवियर पेन होता है त्वचा को। कॉन्डाइलोमेटा वाट्स मिल जाएगा। एंड अब इसके बाद पोकुलस, पोकुलस बता दी क्या? ये सब बताइए। पीरियड्स के क्या बाद बात? अगर पाइल्स आती हाँ, तो एक सेकेंड, कोकुलस का और थोड़ा सा बताना है। कोकुलस में, हाँ, एलियंस में कोकुलस में ज्यादा नहीं है, बस पीरियड्स के बाद वाला ही है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो अब मुझे कोई एक जन मेडिसिन के नाम बता दो। देखो मैंने टाइम से पहले ही छोड़ दिया, 12:05 तक का बोला था, कितना जल्दी करवा दिया। सब एक एक मेडिसिन। अब बताओ, पहले तुम लोग कितनी बताए थे? 4-4 बताए थे ना, 2-2 3-3 बताए थे। अब कोई मुझे बताओ कितनी मेडिसिन के नाम गिना दो फटाफट। फिर कैरेक्टर की बात करेंगे, आज तुम लोग को याद ही हो जाएगा सब कुछ। एक जन बताओ कोई भी नाम, मेडिसिन के बस नाम नाम बताओ, थोड़े थोड़े बता दो, 5-5। यार अब तो बता दिया है ना, अब सर, तो बताओ। आर्सेनिक, ट्रूजा, नक्स, कॉक्यूलस, लैकेसिस, नाइट्रिक एसिड, और एब्रोडेनम, एलियन कीपा, और लिखा किस किस ने था बताओ, वो लोग बताओ। मिल्बीफोलियम, एनाकार्डियम, बेराइटा, म्यूरेटिक एसिड, कॉस्टिकम। हाँ, तो अब इतने नाम तो आए ना कम से कम। अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अब लिख लेना। एस्कुलस, एनाकार्डियम, ठीक है, बेराइटा का, पोलिनसोनिया, कोकुलस। कोकुलस में कैसे हैं? ईच पीरियड, ठीक है, आफ्टर ईच पीरियड, हाँ, है ना, पीरियड के बाद। ईच पीरियड के बाद। कास्टिकम, इसमें क्या रहता है? इनएफेक्चुअल डिजायर कास्टिकम में भी रहता है, नक्सोमिका में भी अपन ने पढ़े थे, है ना। तो इनएफेक्चुअल डिजायर की और रेमेडी चाहिए लाइकोपोडियम में भी। कास्टिकम में। हाँ, लाइकोपोडियम में भी इनएफेक्चुअल डिजायर। और इसमें क्या है? शाइनिंग ग्रीसी, लाइक ग्रीसी सा दिखेगा, शाइनिंग। और कास्टिकम में ये है कि बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग में इसको बेटर मिलेगा कास्टिकम को। अब अमोनिया म्यूर में मैंने क्या बताया था? ल्यूकोरिया सप्रेस्ड स्टे मिलेगी, और आपको साथ में बर्निंग स्मार्टिंग बर्निंग, स्टिंगिंग पेन स्टिंगिंग, मिलेगा, स्मार्टिंग पेन मिलेगी स्मार्टिंग, फ्यू आवर्स जो के कि बाद। कई घंटों तक, हाँ, मतलब स्टूल के बाद बनी रहती है। एलोए का अपन सब जानते हैं। एब्रोटीनम में रूमेटिज्म के साथ अल्टरनेशन मिला था। सीपिया का मैंने क्या बताया था? बाल लाइक सेंसेशन, बियरिंग डाउन सेंसेशन एंड बॉल लाइक सेंसेशन इन द एनस रहता है। हाँ, और साथ में क्या था? स्टूल के साथ हार्ड नोटी बाल लाइक रहेगा, जिसकी वजह से बहुत पेन होगा रेक्टम में, और आफ्टर स्टूल पेन बना रहेगा। मीन्स डिफिकल्ट पेन इन रेक्टम ड्यूरिंग एंड लॉन्ग, ड्यूरिंग भी पेन हो रहा है, आफ्टर भी पेन हो रहा है। सीपिया को रेक्टम में पेन ड्यूरिंग आफ्टर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल आफ्टर स्टूल पेन होता है एलेंस के अकॉर्डिंग। रतनिया को अपन ने देखा था। अब चलो नाम पहले बता देता हूँ। स्कूलस पढ़ी। स्कूलस कैसे पाइल्स के लिए? ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग? नॉन ब्लीडिंग।
और साथ में बेक एक मिल जाए आपको। एनाकार्डियम में कैसा सेंसेशन मिलेगा आपको? प्लग लाइक। प्लग लाइक। बेरेटा कार्ब और अमोनिया म्यूरेटिक एसिड दोनों में क्या था कॉमन? प्रोट्रूडिंग, ये यूरिनेशन के दौरान वाला, ठीक है। हेमरोइड्स कब प्रोट्रूड हो जाते हैं? यूरिनेशन के दौरान। तो म्यूरेटिक एसिड और बेरेटा कार्ब। फिर कोलेंसोनिया। कोलिनसोनिया स्कूलस काफी रिलेटेड है, बस कोलिनसोनिया ब्लीडिंग की है, स्कूलस नॉन ब्लीडिंग की है। कोलिनसोनिया में आपको किसकी साथ मिलेगा? आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंप्लेन मिल जाएगी, है ना। और प्रेगनेंसी में प्लूराइटिस वगैरह आ रहा है। और इसके अलावा दोनों में स्टिक वाला सेंसेशन दोनों में है, ठीक है। कोलिनसोनिया में भी है और स्कूलस में भी है। बट कोलिनसोनिया में अपन को ये याद रखना है कि उसमें टोन की कमी है। कोलिनसोनिया में क्या है? टोन नहीं है ना। लोअर इनर्शिया, इनर्शिया जो है उसकी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो के साथ में मूवमेंट नहीं हो पाते इंटेस्टाइन के, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है ना उसको, कंजेशन। सर पर नॉन कोलिनसोनिया में ब्लीडिंग में लीवर, बस एस्कुलस ही है। हाँ, ये अपन ने अभी तक जितने देखे हैं इसमें स्कूलस में साफ साफ लिखा है कि रेयरली ब्लीडिंग, ये वर्ड इसमें साफ साफ इंडिकेटेड है। इतनी मेडिसिन मैंने पढ़ी है, एलेंस की नोट में कहीं नहीं लिखा है नॉन ब्लीडिंग वगैरह, ठीक है। तो आर्सेनिक में भी कैसे हैं? अच्छा, वर्ड की बता रहा हूँ, बाकी तो अपन को पता है कि ब्लीडिंग किस किस में हो रही है और कब कब हो रही है ना। जैसे अपन ने ब्लीडिंग में एलोए पढ़ी थी, है ना। और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड पढ़ी थी, एमएमएलिस पढ़ी थी, मिलीफोलियम पढ़ी थी, है ना। तो ये तो अपन ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग तो कर ही लेंगे, लेकिन अपन को इनके मेन फीचर्स पता रहने चाहिए जिसके बेस पे आप इनको डिफरेंशिएट करने वाले हो। जैसे सल्फर कब दोगे? भाई उसको तो कॉन्स्टिपेशन बर्निंग मिलेगा, बहुत ज्यादा हो जब तब। बर्निंग मिले और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहे, कॉन्स्टिपेशन रहे और साथ में इसकी वजह से बर्निंग हो, बच्चा या इंसान घबराए स्टूल पास करने जाने से पहले, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है स्टूल हार्ट की वजह से। और ये इग्निशिया कब दोगे? जब हर स्टूल पास करने जाएगी तो उसको हेमरोइड प्रोट्रूड हो जाते हैं और फिर स्टिचिंग पेन होता है उसको रेक्टम में। स्टूल के बाद जो है सारी सी दिक्कतें बढ़ जाती है और वॉकिंग से उसको आराम मिल जाए, तो इग्निशिया। लेकेसिस क्लाइमेट्रिक में सोचना है। हेमामेलिस को कब सोचोगे? हेमामेलिस में कैसी ब्लीडिंग होगी? तो वीनस वीनस कंजेशन कंजेशन के के साथ, कारण उनके फुलनेस हेवीनेस होगा हाँ। और ब्लूनेस और मिलीफोलियम में कैसी एनस। ब्लीडिंग है? पेनफुल। मिलीफोलियम में पेनफुल है या पेनलेस है? मीनिंगफुल पेनलेस है, पेनलेस ब्लीडिंग है, लेकिन ठीक है। ब्लीडिंग है, पीरियोडिसिटी भी है। पीरियोडिसिटी टाइम की है और उसमें भी वही हेमरोइड्स मिलेंगे अपन को ये मिलीफोलियम में। और न इसके अलावा लाइको हो गई, नक्स हो गई। लाइको में कैसा है? वही प्यूबर्टी के बाद से और घर से बाहर जाने के बाद, है ना। इनफेक्चुअल। और रेक्टम का क्या हो रहा है लाइको में? कॉन्ट्रेक्शन प्रोट्रूजन, इसकी वजह से पाइल्स बनते हैं। तो ये लेंस की लाइन है। और थूजा में कैसे होते हैं? फीसर और पाइल्स। थूजा में स्वेलिंग रहेगी, कॉन्डाइलोमेटा वॉट्स बन जाते हैं एनस के आसपास और फिशर मिलेगा, जिसको टच करोगे तो बहुत पेन होगा। पेनफुल पाइल्स की थूजा और भी है, स्टूल स्वेलिंग और रिसीड भी पेनफुल। करता है वो। हाँ, स्टूल रिसीड करेगा, ये वाली चीज भी है त्वचा में। एंटीमोनियम क्रूडम में क्या मिला था? म्यूकस, येलो, येलो स्टेनिंग वाला और वूजिंग म्यूकस निकलता है रहता है। कोई बोलता है ना, जैसे फिशुला वगैरह के केसेस में। अच्छा, फिशुला की बता देता हूँ, फिशुला की एक रह गई है। एक सेकेंड यार, रुक जाओ। फिशुला में ये लिख लेना, कैलकीरिया पता है ना? कैलकीरिया फोर्स अपन सोचते हैं फिशुला में। फिशुला की कौन कौन सी, साइलिशिया और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, कैलकीरिया फोर्स, साइलिशिया हेपाट और, हाँ। तो हेपाट भी अगर सोच सकते हैं सर। अगर बर्बेरिस जो है, बर्बेरिस को फिशुला इन एनो एलेंस की, अगर अपन अभी मैं वैसे तो बहुत सारी है रिपर्टरी से आएगी, पर एलेंस एलेंस की बता रहा हूँ। फिशुला अगर एनएस में मिलता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी है? उसमें आपकी जो बर्बेरिस वल्गेरिस है ना, फिशुला इन एनस, ठीक है। तो क्ले कलर का स्टूल मिले मतलब जहाँ पे लीवर अफेक्शन हो, जॉइंटिस हो, क्ले कलर का स्टूल मिले और फिशुला हो जाए कहाँ पे? एनस में, तो बर्बेरिस। बर्बेरिस किसकी है? फिशुला की। और जहाँ पे जॉइंटिस मिले, क्ले कलर का स्टूल मिले,
फिशुला इन एनो की दूसरी रेमेडी कौन सी है पूछते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सर्जरी में फिशुला की रेमेडीज, फिशुला इन एनो की। तो फिशुला इन एनो में कैल्केरिया फोर्स भी है, पर कैल्केरिया फोर्स में एनस का फिशुला की कंप्लेंट अल्टरनेट करती है चेस्ट की कंप्लेंट के साथ। पेशेंट में वाइटल हीट की कमी रहती है, बॉडी कोल्ड रहेगी, तो चेस्ट कंप्लेंट के साथ अगर फिशुला इन एनो अल्टरनेट करता है तो कौन सी रेमेडी दोगे एलेंस के अकॉर्डिंग? कैल्केरिया फोर्स। कैल्केरिया फोर्स में फिशुला इन एनो है, साथ में चेस्ट कंप्लेंट के साथ अल्टरनेट करता है, याद हो गया। बर्बेरिस वल्गेरिस जो है उसमें क्या है, फिशुला इन एनो है, पर वो बिलियरी सिम्टम के साथ है, लिवर कंप्लेंट के साथ है, और चेस्ट कंप्लेंट के साथ अल्टरनेट कर रहा है, तो वो कौन सा है? कैल्केरिया फोर्स, जिसमें कोल्डनेस है और लेक ऑफ वाइटलिटी है। अब इसके बाद एक और बची है, वो कौन सी है? एक सेकेंड। फिशुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम, तो इसमें एक और मेडिसिन है, वो है आपकी साइलीशिया। तो साइलीशिया में भी फिशुला इन एनो अल्टरनेट करता है चेस्ट कंप्लेंट के साथ, कैल्केरिया फोर्स में भी अल्टरनेट करता है किसके साथ? चेस्ट कंप्लेंट के साथ। ठीक है, तो और जैसे अपन आँख का फिस्टुला पढ़ते हो ना, तो यहीं के यहीं आँख का भी बता देता हूँ। साइलीशिया और फ्लोरिक एसिड दोनों फिस्टुला लेक्राइमेलिस की है। बाकी अपन को अभी तो एनस की बात कर रहे हैं। फिस्टुला इन एनो की रेमेडी है चेस्ट कंप्लेंट के साथ अल्टरनेट में कैल्केरिया फोर्स, साइलीशिया, बर्बेरिस, इन तीनों रेमेडीज को याद रखना है। ठीक है, पर जो बर्बेरिस है इसमें बिलियरी के साथ भी रहेगा और चेस्ट कंप्लेंट के साथ भी बर्बेरिस होगा। बाकी ये दोनों स्पेसिफिकली चेस्ट कंप्लेंट के साथ, तो तीनों जो रेमेडीज है मेनली चेस्ट कंप्लेंट के साथ ही है। और बर्बेरिस में थोड़ा सा बिलियरी कम सिम्टम्स भी, क्योंकि अपन जानते हैं गाली स्टोन की है ना बर्बेरिस, इसलिए। सर साइलीशिया में भी चेस्ट कंप्लेन के साथ है? साइलीशिया में भी साफ साफ लिखा है कि फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेंट। ठीक है, साइलीशिया में भी लिखा है, बर्बेरिस में भी लिखा है, और इसमें भी लिखा है। पर जो बर्बेरिस है उसमें चेस्ट कंप्लेंट के साथ तो है ही सही, पर साथ में उसको बिलियरी कंप्लेंट के साथ भी क्ले कलर स्टूल और जॉइंटिस और सर रहेगा। लैक्राइमेशन वाली साइलीशिया और फिस्टुला लेक्राइमेलिस में अपन ने साइलीशिया और एसिड फ्लोर, मतलब कि फ्लोरिक एसिड, ये दो याद रखना है। ठीक है, तो फिस्टुला भी हो गया। और फिशर, अब फिशर की देख लो। फिशर की अपन रतनिया पढ़ा चुका हूँ एनाल फिशर में, रतनिया। फिशर की मैंने तुजा भी बताई थी, जिसमें पेनफुल फिशर होते हैं ना, पेन होता है टच करने पे, तो तुजा। इसके साथ में फिशर जो है, तुजा अपन देख चुके हैं, सिफलिनम भी होती है फिशर की। ठीक है, तो सिफिलिटिक हिस्ट्री मिले और फिशर मिल जाए तो सिफलिनम भी सोच सकते हैं। बाकी फिशर्स में और कौन सी है? ठीक है, तो फिशर में कितनी बताई मैंने? रतनिया, थूजा, सिफलिनम और आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी क्या है? फिशर्स भी है जिसमें बर्निंग होगी। आया समझ में? आर्सेनिक में मैंने लिखाया था ना कि एग्रावेटेड बाय हीट, और फिशर जो है उससे मेक वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट, फिशर की वजह से उसको यूरिन पास करने में भी डिफिकल्टी होती है। आया समझ में? तो आर्सेनिकम एल्बम में भी फिशर रहते हैं, रतनिया में, थूजा में, सिफलिनम में। 4 मेडिसिन बताओ मुझे फिशर में कौन कौन सी है? सेरेटानिया, थूजा, सिफलिनम, आर्सेनिक। आर्सेनिक। आर्सेनिक में क्या लिखा हुआ है लेंस की नोट में कि फिशर मेक वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट से ग्रेविशन भी होता है आर्सेनिक को। ठीक है, ये क्लास अब यहाँ पे हो गया टाइम। आज का यूजफुल रहा कि नहीं रहा, जल्दी बताओ। अब शायद यस तुम सर लोग रहा। प्रिस्क्राइब करोगे पाइल्स और फिशर और फिस्टुला के केसेस में। कम से कम इतना एलियंस में तो पकड़ बन गई कि हाँ इतनी मेडिसिन, जो 4 ही नाम आते थे अभी तक, तो अब कम से कम ये तो सोचोगे कि ये भी मेडिसिन है। सर किसी की अगर फैमिली टेंडेंसी हो पाइल्स वगैरह की, क्योंकि मोस्टली ये केसेस रहते हैं, तो हाँ, उसमें भी सिम्टम के हिसाब से ही देंगे ना, भले ही टेंडेंसी अभी हो। अपने पास अगर कुछ नहीं मिल रहा फिर रिपर्टरी में डालोगे ना, तो मिल जाएगा रोटी अपन को। पर अगर अपन को डायरेक्ट प्रिस्क्राइब करना है और उसको आराम दिलाना है, तो अपन दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, आराम दिला सकते हैं। इसके अलावा एक बता दे रहा हूँ कि इसमें आप येलो टेप भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है वहाँ पे येलो टेप दे सकते हो। येलो टेप और होम्योपैथिक
अपनी आती है येलो टेप या येलो लेक्स आता है, जिसमें कि आपका सल्फर, सेना और फाइसोस्टिग्मेटा 3 मेडिसिन मिली रहती है। सल्फर, सेना और फाइसोस्टिग्मेटा तीनों मेडिसिन को मिला के जो येलो टेप आती है, वो कॉन्स्टिपेशन के केस में आप साइमल्टेनियसली इसके जो मेडिसिन आती है उसके साथ दोगे तो उसका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पाइल्स यूँ ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ये पाइल्स का कारण ज्यादातर क्या होता है? कंजेशन और सर कॉन्स्टिपेशन ही तो लेकिन है। एक केस है जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, मतलब रेगुलर कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है ऐसा, बट हाँ फिर तो भी वही तो है, एल्यूमिना भी ब्लीडिंग तो होता है। प्रेजेंट है और पेन नहीं है, तो देखो मैं पेनलेस बता रेमेडी रहा तो सिर्फ एक मिलीफोलियम ही है। ब्लीडिंग है और पेन नहीं है और कॉन्स्टिपेशन हाँ, भी है, तो दे दो। कॉन्स्टिपेशन भी उतना खास नहीं है। कॉन्स्टिपेशन नहीं है ना, हाँ, ठीक है, तो मिलीफोलियम दे दो। पेनलेस ब्लीडिंग, डायरेक्ट ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उसमें वो भी सोच सकते हैं, और अगर सॉफ्ट स्टूल के दौरान भी उसको ऐसा हो रहा है तो अपन एल्यूमिना भी सोच ठीक सकते हैं। ऐसी रेमेडीज देनी है जिसमें कि पावर नहीं बची है, इसलिए हो रहा है। केवल वहाँ कंजेशन हो रहा है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स हो रहा है। 2 कारण बताए ना अपन ने, यस सर। कॉन्स्टिपेशन और एक वो वाला कि आपका वीनस ब्लड हार्ट की तरह ये तरफ नहीं जा पाता, इसकी वजह से होते हैं। 2 ही तो है मेजर। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना छिल जाता है वो एरिया, फिर वो जो डिफेंस मैकेनिज्म आती है जिसके थ्रू ये बनते हैं, ये सारी चीजें।